राइट। सो यस, तो इन चीजों को हम लोगों ने देख ली थी, ठीक है। और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। ये फॉर्मूलाज ये आपको याद रखने, डेरिवेशन से ज्यादा आपको फॉर्मूलाज याद रखने। फॉर्मूले इन सेंस में देखो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि तुम रट के जाओ, ठीक है ना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट वाइज में सबसे हेल्पफुल क्यों होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है टाइम कितना कम रहता है नीट में पेपर सॉल्व करने के लिए। तो उसके हिसाब से आपको वैसे हार्ड क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, उनका एक पैटर्न होता है। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिस्क से पूछ रहे हैं तो पूछते जाते हैं। हालांकि नीट में ज्यादा फेवर नहीं होता है डिस्क, रिंग सबसे ज्यादा फेवर होता है। अब जैसे क्वेश्चंस बनाने वाले क्या करते हैं कि आपके ईयर के पेपर बना रहे हैं तो ये रख देंगे एम पे, और एक पॉइंट पी है। अब पिछले साल जो 1 मीटर रखा था उसको इस बार 2 मीटर रख देंगे, इसका मास 1 kg रखा था इस बार 2 kg रख देंगे, और वही सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि इस पी पे बताओ इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। यही क्वेश्चंस चलते रहते हैं। और नीट में इसलिए भी ऐसे दिए जाते हैं क्योंकि अगर आप इसके साथ छेड़खानी करोगे, आपके ऊपर छेड़खानी ही नहीं होती है कि अब ये इतना मत सोचना कि अगर ये डिस्क अगर आपका यूनिफॉर्म मास डेंसिटी का नहीं हुआ तो, यानी ये एक प्रकार से रिंग का बना हुआ हो लेकिन हर रिंग की डेंसिटी कैसी हो, अलग हो। ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि हमने एक डिस्क बनाया जहां पे आप डिस्क को कैसे क्रिएट करोगे, एक सेंटर में एक पॉइंट लोगे, फिर इसके ऊपर एक सर्कल डालोगे, फिर इसके ऊपर एक और सर्कल डालोगे, फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे रिंग क्या करते जा रहे हो, आप ऐड करते जा रहे हो। देख रहे हो कि नहीं कि आपके पास एक डिस्क क्रिएट होते जा रहा है। तो इस डिस्क की डेंसिटी अलग अलग, हमारे पास जेई में अगर बच्चे रहते हैं तो उसको हम लोग अलग पढ़ाते हैं। उसको क्या पढ़ाते हैं कि इस रिंग का, कोई भी एक रिंग का डेंसिटी क्या होता है, फंक्शन ऑफ आर होता है। यानी ये इस पॉइंट, अगर मान लेते हैं इस रिंग के बारे में जानना है तो इस रिंग का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, क्योंकि इसको हम स्मॉल आर को कहां से, जीरो से लेके कैपिटल आर तक वेरिएट करेंगे तो मुझे जाके क्या बनेगा, एक डिस्क बन के देगा। तो इसमें क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस उसमें जेई में होते हैं, आप लोग में सीधे यूनिफॉर्म के ऊपर आता है क्वेश्चंस, और कम टाइम रहता है तो ज्यादा डेविएट नहीं करता, सीधे फॉर्मूलाज पे लगा देते हैं, ठीक है। आज हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। याद कीजिए कि आपको जो पिछले बार मैंने पढ़ाया था, तो पिछले बार जब हमने किया था तो याद है आपको, जब स्फीयर हमने कब किया था आपको कंप्लीट, जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब थे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते थे। वहां पे हमने स्फीयर को कैसे डिवाइड किया था, पहले हमने डिवाइड किया था कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में, याद है। और फिर नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में फिर इसको डिवाइड किया था सॉलिड एंड हॉलो, और इसको डिवाइड किया था सॉलिड एंड हॉलो। इसको हॉलो यहां रखते हैं और यहाँ सॉलिड। इसके बेसिस पे हमने देखा था कि यहाँ पे अगर आपके पास कंडक्टिंग में सॉलिड है, कंडक्टिंग में हॉलो है, या नॉन कंडक्टिंग में हॉलो है, तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं। सिर्फ इसका अलग होता था नॉन कंडक्टिंग में सॉलिड का। आपको इस बार कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो फॉर्मूलाज हम लोग देखते थे बेसिकली इसको कैसे याद करते थे, ग्राफ के हेल्प से, ग्राफ के बेसिस पे कि इन तीनों का फील्ड का अगर मुझे ग्राफ देखना है तो ऐसा होगा। कैसा होगा बेटा, याद है आपको? सर हम तो बच्चे हैं, हम भूलेंगे नहीं तो कौन भूलेगा सर, हैं? आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे तो फिर हम आप पे केस कर देंगे, हमारे टीचर ही भूल गए। लो, अब हमारे से आप एक्सपेक्ट करोगे। तो ये रहा, यहाँ पे ऐसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, याद है? ये किसके लिए होता था, आपके लिए सॉलिड हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है कि एक प्रकार से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ हॉलो की तरह बिहेव कर रहा है। भैया मुझे चार्ज से उससे मतलब था ना, अंदर में मास होता है या कुछ नहीं होता तो मुझे क्या मतलब होता है, अंदर में मास पर है ना, चार्ज तो पूरे सरफेस पे सिर्फ आके रह गया। तो यहाँ पे देखते थे, यहाँ पे अंदर में फील्ड क्या होता था इसके कारण, और खासतौर से यूनिफॉर्म के ऊपर बात करते थे। आप लोग में जितना भी बात होगा यूनिफॉर्म के ऊपर बात होगा। तो यहाँ पे आप देखते थे कि अंदर में फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। बाहर जैसे ही जाते हैं तो इसको पूरा चार्ज को ऐसे मानते हैं कि इक्विवेलेंट सिस्टम है, कि जो टोटल स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो इसके सेंटर पे क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया है, और वो पूछ रहा है कि ऐसे ही इस पॉइंट पी पे निकालो, जैसा ऐसा हो गया। तो इस सिस्टम को हमने इसमें बना दिया तुरंत। और ये क्या दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखता है आर, तो यही डिस्टेंस इसके लिए भी आर हो गया। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण पी पॉइंट पे कितना फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, वहां पे हम ऐसे ही निकालते थे के क्यू बाई आर स्क्वायर।
तो वहां पे थोड़ा केस अलग था। यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, ना कंडक्टिंग एग्जिस्ट करता है ना नॉन कंडक्टिंग एग्जिस्ट करता है। यहाँ सीधे डिवीजन क्या होगा, हॉलो एंड सॉलिड में। ठीक है, ये चीज याद है ना सबका। और इसका कैसा ग्राफ आता था, याद है क्या? कुछ ऐसा आता था क्या? ऐसा आता था? हैं? बुद्धू बना दे तुम्हें? तुम्हें तो याद नहीं है, हम तो कुछ भी पढ़ा के भाग जाते, बुद्धू बना देते तुम। सही रहेगा ना? अरे नहीं सर, बुद्धू नहीं है सर हम लोग। ये ऐसा आता था, ये स्ट्रेट लाइन होता था, और ये ऐसा होता था, और इसका फंक्शन क्या होता था, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, या इसी को लिखते थे के क्यू बाय आर क्यू इंटू आर, यही लिखते थे कि नहीं लिखते थे? और यहाँ पे फिर पॉइंट चार्ज की तरह बन गया, फिर पॉइंट चार्ज की तरह बन गया बाहर में भैया जी को। और अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आपको मालूम चल गया, इसमें कर क्या रहे हैं, ये सारा फॉर्मूला को अब आप कितना, ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, क्या इसका सबका एक दाता है, वो दाता कहते हैं हम हैं। क्या बोलते हैं वो? ये बोलते हैं हम हैं दाता। इसके ऊपर सारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये याद रखिएगा। आप बोलोगे कैसे सर? चलो हम एक केस देखते हैं। आपके पास हम कंडक्टिंग के पास देखते हैं सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का देखते हैं, तो उसका मालूम है कि उसके सरफेस के ऊपर पूरा चार्ज आ जाएगा। किसी पॉइंट पी है जो कि इंटीरियर पॉइंट है, यानी इस पॉइंट के लिए क्या होगा, आर जो होगा, ये जो आर होगा ये क्या होगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, 2 मिनट बच्चों। हाँ सॉरी। तो यहाँ पे क्या कहता है कि ये हम लोग जनक, तो इसमें कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पी पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस है। हम जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो इंटीरियर पॉइंट होगा वो कैसा होगा, उसके लिए पी क्या होगा, उस पी के लिए क्या होगा, आर जो डिस्टेंस होगा, और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन कैपिटल आर। तो इस पॉइंट के लिए अब देखिए के इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। ये पी पॉइंट है ना, इससे एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे आर रेडियस का। ये के इफेक्टिव होता है, क्यू इफेक्टिव जो होता है वो कहता है कि इसके अंदर चार्ज कितना है, कितना है चार्ज इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर। इस सॉलिड स्फीयर को मत देखिए जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इस सॉलिड, एक देखो, 1 मिनट मैं सबको फिर से बोलता हूँ, एक आपको पहला केस दे रहा हूं, ये वाला कंडक्टिंग है, ये केस दे रहा हूं आपके ऊपर, ठीक है, आप सोचिए। ये कंडक्टिंग है, ठीक है, सॉलिड है, मतलब सॉलिड कंडक्टिंग, आपके पास स्फीयर दे रखा है जिसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पे होगा, होगा कि नहीं? इस, तो सरफेस पे होगा, तो यानी हम किसी पॉइंट पी पे लेते हैं, कोई पॉइंट पी लेते हैं अब जो इंटीरियर में है, इसके हेल्प से इस पॉइंट, और ये इसका, ये किसका सेंटर है, ये सेंटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर है, जो स्फीयर जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका सेंटर है। अब एक पॉइंट पी लिए हैं जो कि क्या है, इंटीरियर ऑफ दिस स्फीयर है। अब इस पॉइंट पी की हेल्प से एक रेडियस, एक स्फीयर ड्रॉ करते, एक स्फीयर यहां से ड्रॉ करते, इसका भी सेंटर, इस ये जो अंदर में डॉटेड स्फीयर ड्रॉ किया है उसका भी सेंटर कौन सा है, यही वाला जो सॉलिड का, जो हमारे पास जो स्टडी किया करने के लिए दिया गया सोर्स चार्ज, उसका भी सेंटर दोनों का साथ में कौन साइड कर रहा है, कर रहा है कि नहीं? अब इसके अंदर, इसके अंदर चार्ज कितना है उसको क्यू इफेक्टिव बोलते, बताइए इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है? तो आप बोलोगे 0, सब तो चार्ज भैया सरफेस पे चला गया, सारे चार्ज तो सरफेस पे चले गए। इसके अंदर देखो, अब आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल से तो बना होगा सर, तो मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल होते हैं ना, इसके अंदर बनाने वाले मॉलिक्यूल, ठीक है, इसके अंदर बनाने वाले मॉलिक्यूल है, लेकिन वो तो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं ना है। ये क्यू चार्ज क्या है, ये क्यू चार्ज क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज जो सिस्टम के ऊपर है, यानी ओवरऑल चार्ज, ओवरऑल इसके ऊपर कितना है, क्यू चार्ज इस स्फीयर के ऊपर है, वो कैसा होगा, सॉलिड है, कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग में आपको मालूम है कि तुरंत सरफेस पे चार्ज भाग जाता है। तो यहाँ पे क्यू इफेक्टिव कितना होगा बताइए, बताइए कितना होगा, 0। 0 होगा। तो इसके लिए क्या आप फॉर्मूला रखोगे, इस पे ये वाला फॉर्मूला रखोगे, तो क्या फॉर्मूला से आएगा, E इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं? यस सर। तो ये आ रहा है 0। अब देखिए दूसरा, ये वाला पॉइंट चार्ज मानते हुए,
अब देखिए आप इस पॉइंट पे लिखोगे ना, इसको एक स्फीयर बनाइए, ये एक स्फीयर बनाइए, इस स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है टोटल, इस डॉटेड स्फीयर के अंदर। अब ये पॉइंट पी एक्सटीरियर पॉइंट हो गया। अब ये पहले वाला पी जो था इसको पी डैश कह लेते हैं, अब पी डैश एक एक्सटीरियर पॉइंट है। जो ये सॉलिड स्फीयर दे रखा है उसके पॉइंट उस पे लाई नहीं कर रहा, उसके अंदर लाई नहीं कर रहा है, उससे बाहर लाई कर रहा है, पी डैश। अब यहां पे बताइए इस डॉटेड स्फीयर के अंदर चार्ज कितना है, जो स्फीयर के अंदर, जिस स्फीयर के ऊपर चार्ज है क्यू। क्यू होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, होगा कि नहीं, तो यही तो होता है। अब इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाइए, बोलता है कि हम तो सबके जनक है, तो बने भाई जनक, हमने क्या किसी का अपोजिशन किया है क्या, जो फॉर्मूला जैसा बनेगा वो उसका बनेगा, सबसे मेन फॉर्मूला। अब यहां वाला लगाइए, इसका वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है, ये आ रहा है। चलिए देखते हैं, और ये कैसा होता है सॉलिड, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सॉलिड आपके पास नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर क्या हो सकता है, चार्ज होल्ड हो सकता है। कंडक्टिंग होता है तो क्या होता है, वो तुरंत सरफेस पे भाग जाता है। तो यहाँ पे चार्ज अगर हो सकता है, तो इसका अगर मैं स्फीयर यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, अब ये क्या है, पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो क्या है, सिग्मा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या देखा, सिग्मा नॉट मान लीजिए इस स्फीयर के, ठीक है, सिग्मा नॉट। या ये वाला से फॉर्मूले से भी देख लेते, चलिए यहां से, ठीक है, यहां पॉइंट पी लिए। अब बताइए यहां इसके अंदर चार्ज कितना है, इसके अंदर चार्ज कितना है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे कि सर इसका वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है तो सीधे फॉर्मूला क्या लगता है, मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ द सिस्टम बाय वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सिस्टम। तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यूनिफॉर्म के केस में याद रखिएगा, अगर इसका एक छोटा सा फ्रैक्शन भी लेते हैं, वॉल्यूम का फ्रैक्शन भी लेते हैं, उस फ्रैक्शन के अंदर जो मास होता है उस एम डैश को बोलते हैं, वो भी इक्वल होता है इसके रो नॉट के बराबर होगा। अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो, नॉन यूनिफॉर्म में चेंज हो जाता है, वो जेई में पढ़ना है। यहां आपके पास रो नॉट होगा भैया, देखो ना, अगर आपके पास अगर ऐसा देखते हो तो देखो, ये आपने 4 क्यूब से एक बड़ा सा क्यूब बनाया है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v, इसका वॉल्यूम v, इसका v, इसका v। अब देखो ये होमोजीनियस सिस्टम है ना, इसके अंदर मास m, इसके अंदर मास m, इसके अंदर मास m, इसके अंदर मास m। अब देखो हमने एक फ्रैक्शन, एक पार्ट लिया वॉल्यूम का इस सिस्टम के अंदर, इसके सिस्टम के अंदर डेंसिटी क्या है, टोटल मास 4m डिवाइडेड बाई 4v, तो m बाई v इसके डेंसिटी। अब एक छोटे सा फ्रैक्शन लेते, ये वाला पार्ट लेते, इसका डेंसिटी क्या है, तो मास बाई वॉल्यूम। अब दो फ्रैक्शन लेते हैं, इस बार एक नहीं लेते हैं, दो लेते हैं। अब इस सिस्टम का मास क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, तो मास, टोटल मास 2m, टोटल वॉल्यूम 2v। तो ये देखो ये डेंसिटी सेम रह रहा है, रो बाई वी ही रह रहा है। ये समझे ना, यहाँ 2 था, कैंसिल किया है मैंने एक दूसरे को, इसी के लिए मिटा दिया था। ये मत सोचो कि चुपचाप इधर से फॉर्मूला में से कुछ सुधारते जा रहे हैं, ऐसे मिटाते जा रहे हैं, ऐसे मत सोचो। तो ये वाला m बाई बी, यानी देखो इस सिस्टम का अगर यूनिफॉर्म सिस्टम है तो इसका मैं ये वाला पार्ट लूं, या एक बड़ा पार्ट लूं, या इससे बड़ा पार्ट लूं, कैसा भी पार्ट लूं, मैं हमेशा डेंसिटी का जो डेंसिटी लिखूंगा वो टोटल मास ऑफ द सिस्टम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ही रहेगा। तो यहां पे देखिए आपके पास डेंसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसके अंदर वाला मास कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर मास टोटल मास है, इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये इसके अंदर ये वाला जो छोटा वाला स्फीयर बन रहा है, इसके अंदर मास m डैश मान लेते हैं, m डैश होगा सर, और इसका वॉल्यूम कितना है सर, तो इसका होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, होगा कि नहीं, 4/3 ये वाला कट गया यहां से आ गया, आपके पास m डैश क्या आ गया, तो आपके पास m डैश आ गया m आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, यही आएगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, अरे ये एम डैश है, और एम डैश जो क्या है, यही तो यहाँ पे आपके पास ये मास के टर्म्स में निकाला है ना, थोड़ा सा ये देखिए, ये मैंने चार्ज के टर्म्स में सोच रहा था, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, यहाँ के आप एक बात और जानते हैं ना, कि यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए अगर मैं लिखना है ई ए ई है, अगर आपको ईजी लिखना है तो कैसे लिखोगे बताया ना, के को माइनस जी के साथ रिप्लेस करोगे, क्यू इफेक्टिव को एम इफेक्टिव के साथ रिप्लेस कर दोगे,
और आर तो आर रहेगा ही रहेगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ होता है। मास इफेक्टिव क्या होता है? मास इफेक्टिव आपके पास क्या है? यही तो आ रहा है आपके पास। अच्छा चलो अभी के टाइम में इसको क्यू इफेक्टिव के टर्म्स में समझ लो। ये मास नहीं है, इसके अंदर पूरा चार्ज है टोटल स्फीयर के ऊपर, वॉल्यूम। तो ये रोहो नॉट आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्यू आएगा, यहाँ पे क्यू डैश हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्यू आएगा और एम डैश की जगह क्यू डैश हो जाएगा। ये क्यू डैश क्या है? क्यू इफेक्टिव ही तो है, क्यू इफेक्टिव ही तो है। अब फॉर्मूला डालिए, अब डालिए इसके अंदर फॉर्मूला। आपके पास क्या आया है? के इंटू एम, क्यू इफेक्टिव का फॉर्मूला आ रहा है आपके पास क्यू बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई, ये तो आपने इसकी जगह डाला क्यू इफेक्टिव की जगह, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये वाला है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आ रहा है? इज इक्वल टू के क्यू, ऊपर में कितना, एक आर रह जाएगा, नीचे में आर क्यू। क्या यही फॉर्मूला है ना जो हमने पहले लिख दिया था? और कहां से हमने लाया? इस चीज से लाया। तो याद रखिएगा इसका एक जनक है, यही है, ये फॉर्मूला सुप्रीम है। इसको आप सब जगह चला सकते हैं। हाँ, आपको याद रहना चाहिए स्पेसिफिकली ऐसे कैसे होता है, सबके अंदर कितना होता है, क्योंकि आपको फास्टली कैलकुलेट करना है। लेकिन कभी भी फंसे तो आपको किसको याद करना है? इसको। और क्यू इफेक्टिव या इसकी जगह क्यू इफेक्टिव की जगह एम इफेक्टिव कैसे नापेंगे? तो जो पॉइंट पे स्फीयर के केसेस में, याद रखिएगा सबके केसेस में नहीं, स्फीयर के केसेस में, तो स्फीयर के केसेस में किसी भी पॉइंट यहां पूछ रहा है पी, तो आप इसका दे रखा होगा, ये इसका डिस्टेंस कहां से दे रखा होगा? सेंटर ऑफ दिस स्फीयर से दे रखा होगा आर। तो उस आर्क से क्या करोगे? एक स्फीयर करोगे। इस स्फीयर के अंदर जो मास होगा वो क्या होगा? एम इफेक्टिव होगा। तो फॉर्मूला के अंदर आप एम इफेक्टिव का वैल्यू डाल लोगे और वो वही चीजें आ जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे आपको देखोगे तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। इसको अगर इस फॉर्मूले को इसको बनाते हैं तो क्यू की जगह एम रख देना है, आर क्यूब की जगह आर क्यूब रहेगा और ये आर रहेगा, और के की जगह माइनस जी रखना है। तो ये आता है आपके पास फॉर्मूला। समझ में आया क्या? yes sir, सबको समझ में आ गया ना? डन सर। और ये चीज फॉर्मूला टेबल ये वाला सबसे ज्यादा पूछते रहता है, ग्राफ और ये चीज रिलेशन। और ये सब डेरिवेशन अभी मत देखिए, ये सीधे रिजल्ट हम यूज किया करेंगे। इसका बनाने का तरीका है, हॉलोस्फीयर को क्या करते हैं, हॉलोस्फीयर को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे रिंग, छोटे छोटे रिंग, छोटे छोटे रिंग ऐसे से बांटते जाते हैं। ऐसे से छोटे रिंग देखो, ये छोटे रिंग एक और रख दूंगा मैं, एक और रखता जाऊंगा, ऐसा रिंग रखता जाऊंगा, फिर ऐसा रिंग रखता जाऊंगा। क्या बनते जाएगा? ये सरफेस ऑफ दिस हॉलोस्फीयर तो बनता जाएगा। और ये क्या होगा, एक टाइप पे जाके यहां से स्टार्ट करूंगा। तो ये क्या होगा, एक स्फीयर को, हॉलोस्फीयर को क्रिएट कर देगा। तो ये रिंग क्या है एक्चुअली में? एलिमेंट ऑफ दिस हॉलोस्फीयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आते रहेगी और फॉर्मूला बनते रहेंगे। मेन फॉर्मूला ये देखिए, तो ये क्या है, आर यानी ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी क्या, कौन सा पॉइंट? एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दी, जो आपके पास जो स्फीयर दे रखा है, ये स्फीयर कौन सा है? ये सोर्स मास है आपके पास, ये कैपिटल एम का है। ये कैसा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है, जिसको हम शेल भी कहते हैं, यानी थिन शेल इसको कह सकते हो। तो ये कैपिटल एम का है। तो ये कहाँ पे पी पे प्रोड्यूस क्या करता है? तो हम उस के इफेक्टिव वाला पे ज्यादा, वाला फॉर्म, सॉरी ये वाले पे ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट जनरलाइज्ड है। ठीक है, और यही वाला आते जाएगा। ये अंदर में देखो जीरो है, क्योंकि भैया अंदर में कोई भी पॉइंट पी लेते हैं, क्या करेंगे, एक स्फीयर फिर से ड्रॉ किया। अंदर में क्या कोई मास है क्या? अंदर में इसके अंदर कोई मास है क्या? नहीं है, तो जीरो आएगा, क्योंकि क्या बोलता है, माइनस जी एम इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ये अगर ऐसे देखें तो ये होता है ई एट एनी पॉइंट पी, और ये कैसा है, ग्रेविटेशनल। सॉरी, इसको ऐसे लिखना चाहिए, जी इधर पे, और एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज हॉलो स्फीयर। और ये पी कैसा पॉइंट है, इनसाइड दिस स्फीयर। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ बात माइंड में रखिएगा, और इसके ग्राफ यही आते हैं। एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, खास तौर से एक चीज खास तौर से ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चंस में पूछते हुए इस ग्राफ को ऐसे भी बनाते हैं।
इस R पॉइंट पे यहां तक 0 और यहां से आपके पास ऐसे स्टार्ट हो, क्योंकि आपके पास देखिए वैल्यूज वाइज क्या है, वो निगेटिव है, -gm/r²। ठीक है, हमेशा ऐसे फोर्स लगेगा, तभी तो मैं यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इसका अर्थ क्या है, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इसका बात समझिए, ये समझिए, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड है वो -r कैप की तरफ काम कर रहा है, -r कैप की तरफ है। हम यहाँ पे जो फ्रेम बना रहे हैं, यहाँ पे r कैप इधर को पॉजिटिव ले रहे हैं, बाहर रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके अपोजिट में जो होगा, यानी ऐसा वाला जो फैक्टर होगा वो निगेटिव होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, देखिए इसी के लिए वहां पे k को -g के साथ क्यों रिप्लेस कर रहे हैं, देखिए वहां पे जो फोर्स होता है वो कैसा होता है, अगर एक सोर्स चार्ज मैंने यहाँ रखा q चार्ज, तो यहाँ पे जो एक फील्ड, आप ऐसे देखिए फील्ड आप जब देखते थे तो फील्ड के लिए आप बहुत डेप्थ में जाओगे तो कैसे करते थे, फील्ड के लिए हम टेस्ट चार्ज को लेके आते थे, इसके ऊपर फोर्स कितना लगता था, Force/Q0 लगाते थे। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं देखूं इसके हिसाब से, तो ई का जो डायरेक्शन होगा वो एफ का डायरेक्शन होगा, क्योंकि क्यू तो एक स्केलर है, तो जो इसका डायरेक्शन होगा वो इसका डायरेक्शन होगा। तो एफ इधर के चार्जेस में यहां पे जब रहता था वो कैसा लगता था, रेडियली आउटवर्ड। इसको मैथमेटिक के ढंग में ऐसा कह सकते हैं कि टेस्ट चार्ज के अंदर, हालांकि ये थोड़ा इन डेप्थ वाला नॉलेज हो जाएगा, टेस्ट चार्ज के केस में जब दोनों पार्टिकल सेम टाइप के वैल्यू कंटेन करते हैं तो वो रिपल्सिव नेचर दिखाते हैं, रिपल्सिव फोर्स बनाते हैं। लेकिन ग्रेविटेशन में जब दो पार्टिकल सेम टाइप के वैल्यू के मास को कंटेन करते हैं, यानी इसका भी मास 2 kg प्लस 2 kg और इसका भी मास प्लस 2 kg, तो इस केस में वो क्या करते हैं, रिपल्सिव फोर्स जनरेट करते हैं, और यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट करते हैं, और यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता था। ठीक है, यही डिफरेंस होता है। तो इसी कारण से यहाँ माइनस कभी कभी साइन रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो निगेटिव में भी लेता है। तो एक दो क्वेश्चंस में अगर आपके पास दे रखे होंगे तो एक क्वेश्चंस में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको छुपा दो, छुपा दो, हाँ छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो, छुपा दो। हाँ ये वाला देखिए क्वेश्चन, खासतौर से ये वाला पूछा गया 2014। अब बताइए इस पे के ऊपर क्या होगा, पहले आप सोचिए। कोई क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करना, क्योंकि मैंने जो पास्ट टॉपिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन रखा है, तो पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन करो मुझे कोई। नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सर देखिए मैं क्वेश्चन ऐसे पढ़ूंगा, डिपेंडेंस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी सिंपल सी बात है, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड बोलो या स्ट्रेंथ बोलो, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है, कहीं पे भी डिपेंडेंसी कैसे, एज अ फंक्शन ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है सर, अर्थ के से हम सेंटर से हम देखते हैं, कहीं आर लेते हैं, उस पॉइंट, कहीं आर पे कोई पॉइंट लेते हैं, उस पे फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, ये चीज मुझे निकालनी है। सर अर्थ को किस टाइप के केस ले सकते हैं, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर मुझे याद आया। ठीक है, ठीक है सर, सॉलिड स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर का याद करते हैं सर कि अगर यूनिफॉर्म, और खासतौर से अर्थ को कैसा माना, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके पास, यानी इसके ऊपर कोई डेंसिटी चेंज नहीं होती, जबकि हमारे रियल वर्ल्ड में अलग होता है। ये हमारा अजम्पशन है, पहले ही बता दे रहा, रियल वर्ल्ड में कोर जो होता है वो डेंस होता है, बाहर में उसके मेंटल और कम डेंसिटी होते हैं, क्रस्ट की डेंसिटी अलग होती है, सबकी डेंसिटी अलग अलग होती है, फंक्शन ऑफ आर होता है, लेकिन हम अज्यूम करेंगे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सॉलिड मानेंगे। इसका जब याद करेंगे, इसमें बताओ कैसा ग्राफ बनाया था हमने, तो इसके लिए ग्राफ ऐसा वाला बनाया था। ये याद रखना, ये किसके लिए बनाया था, ये हमने बनाया था क्यू वाले के लिए, क्यू वाले के लिए ऐसा बनाया था, जहां पे यूनिफॉर्म ये क्या था, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, याद है कि नहीं, और उसके अंदर पूरे के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, टोटल चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू। तो ये वाला हमारे पास फॉर्मूला आता था। यहां पे जब हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो फील्ड का जो लिखा जाता है, वहां पे आपके पास KQ/R² को रिप्लेस करते हैं -G से। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, कि इसको ऐसा बनाए
कि ऐसे बनाए, क्योंकि आप देखोगे किसी भी पॉइंट पे फील्ड क्या है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब हम रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव मान रहे हैं ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी तो आपको यही काम करना होगा, टेस्ट मास को लाना होगा, रखना होगा, उसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा होगा डिवाइडेड बाय टेस्ट मास। तो ये क्या होता है, ई एट दिस पॉइंट देता है। तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो पीई का भी डायरेक्शन होगा। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। तो यहां पे निगेटिव आती है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों ऑप्शंस ऐसे दे रखे हैं, देखिए बी और ए में ऑप्शन देख रखे हैं बिल्कुल सेम है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, ये भी बोल रहा है यहाँ पे मैक्सिमम है। ये जैसे डिक्रीज डाउन कर रहा है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे धीरे धीरे जा रहा है। तो इसका भी यही देखिए, ये लग रहा है कि बिल्कुल मिरर इमेज है। और इन दोनों में क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। अब ये देखिए, आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। ये ऊपर वाला जो आपने बनाया वो ई मैग्नीट्यूड का बनाया, ईजी मैग्नीट्यूड का बनाया, तब आपने उसमें जी माइनस जी नहीं रखा। जब ई का बनाते हैं तो आप माइनस रखते हो, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ए से। ठीक है, तो इस केस को आपको ध्यान में रखना है। ये इस बात समझ में आ गया। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस बार 2014 का नीट का पेपर का। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, यहां वाला एक क्वेश्चन कीजिए। ये वाला ग्राफ सबको याद रहेगा ना, ये वाला सबके पास ध्यान में रहना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। आपको मैं नहीं चाहूँ तो आप बोलोगे कि सर आप झूठ बोलते हो, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ भाई, मेरे पास डेटा बेसिस काम होता है। ये रहा आपके पास पूरा क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, जो प्रीवियस ईयर से देखिए यही क्वेश्चंस भरे पड़े रहते हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशन लॉ वाले में क्वेश्चंस में आपके ऊपर कुछ भी, अगर इसमें इस सेक्शन में 8.3 वाला आप सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इससे सारे वो क्वेश्चंस लगाते रहने, 33 ईयर्स वाले नीट के AIPMT वाले लगाते रहने। ठीक है, तो यहां से आपको देखना है कि इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। कैसे करना है, कैसे रीड करना है, सब आप पढ़िएगा, तब जाके आप समझ में आएगा। ठीक है, ग्राफ के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं, देखिए यही बात है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बताइए बेटा, इसको ट्राई कीजिए, वैसे ही सोचिए। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं, 3 कॉन्सेंट्रिक सेल है। ओके सर, ये हॉलो सेल का केस है, होलोस्फीयर का केस है। सबके मास m1 m2 m3 दे रखे हैं। ठीक है सर, अपने अपने रेडियस दे रखे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ABC दे रखा है, डायग्राम में बना रखा है। बोला जाता है कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल रखा है, पार्टिकल है, साफ बात है सर, फोर्स ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है जिसका मास m है। तो फोर्स ऑन द पार्टिकल व्हेन इट इज लोकेटेड एट Q एंड when it is located at P। तो सर यहाँ देखिए हमारे पास डायग्राम में बना रखा है, P पे मुझे फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मुझे इसका अर्थ क्या पूछ रहा है सर, E पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए फोर्स अगर पूछ रहा है, तो आपको तो फोर्स के स्पेसिफिकली बताया नहीं है कुछ भी मैंने, तो कैसे करोगे। तो आपको E तो निकालना बताया है, तो M इंटू ई, तो यही तो फोर्स होता है, यही तो। और वहां पे क्या होता था कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वहां फोर्स क्या होता था, Q इंटू ई। और ये Q क्या होता था, टेस्ट चार्ज होता था उस पार्टिकल, टेस्ट चार्ज मतलब एक पॉजिटिव पार्टिकल जिसका चार्ज क्या है, बहुत बहुत रिलेटिवली स्मॉल है, किससे, सोर्स चार्ज से, ताकि वो अपना फील्ड कुछ भी नहीं क्रिएट कर पाता था, इंडक्टिव इफेक्ट कुछ नहीं बना पाता था। यहाँ पे तो मास के साथ उतना झमेला भी नहीं है, मास के साथ कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। कभी देखा है कि इसके अंदर यहाँ पे कोई मास आया और यहाँ पे करीब आके इसके मास डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज कर दिया, इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है मास में, क्योंकि मास के 2 टाइप के चार्ज एग्जिस्ट करते ही नहीं है, मास में 2 टाइप के मास एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बस ये क्या होना चाहिए, अब ये अपना क्या करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, मास को क्यों लेते हैं स्मॉल, तब भी अगर आपसे सोचने के लिए पूछा जाए, तब से मास को स्मॉल क्यों लेते हैं।
इसका कोई कारण होगा, क्योंकि बेटा अगर आपने मास को अगर ज्यादा ले लिया तो क्या करेगा, ये देखिए, ये वाले फ्रेम से आप हमेशा देखिएगा कि रिंग के सेंटर से आप नापते हो, स्फीयर के सेंटर से नापते हो चीजें को, सब कुछ उसके सेंटर से काम कर रहे हो, यानी इसके ऊपर एसिलेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये एसिलेट हो गया तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अगर ये ज्यादा मास हो जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देगा। अगर एज अ सिस्टम देखें तो ये सिस्टम में क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इस फोर्स को क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये दोनों फोर्स म्यूचुअली फोर्स लगेगा ही लगेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार से दोनों हिसाब से एक फोर्स ऐसे नहीं होगा, पेयर वाइज क्रिएट होगा। तो अब देखो ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, यानी इसका कुछ मास होगा कैपिटल एम, तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, अभी एक सिंगल फोर्स लग रहा है तो F21, इसके ऊपर इस बड़े वाले मास के ऊपर फोर्स लग रहा है F21, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन्स लॉ के अनुसार नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, इसका मास जितना है कैपिटल एम इंटू इसके ऊपर एसिलेशन ऑफ पार्टिकल 2। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये ज्यादा, अगर आप ये क्या लेते हो, आप अगर कम नहीं लेते हो तो ये क्या होगा, एसिलेशन, मतलब यहां पे देखो आप इसको क्या लोगे, F21 बाई एम, तो A2 को सबसे कम रखना है यानी 0, तो M को, कैपिटल M को बहुत ज्यादा रखना है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं कैपिटल M बहुत ज्यादा रहता है किसके कंपेयर में, स्मॉल m के। और ये F21 क्या होता है, ये तो ये ही क्रिएट कर रहा है ना, ये छोटा m क्रिएट कर रहा है इस कारण से। तो इसी के लिए क्या करते हैं कि कैपिटल M को बहुत भारी रखना है स्मॉल m के रिस्पेक्टिव में, ज्यादा होगा तो ये A2 को 0 रखेगा लगभग, तो ये इनर्शियल फ्रेम होगा, तब हम जो E सब कुछ नाप रहे हैं सब कुछ हेल्प आएगा। अरे बेटा, किरण बेटा ने आंसर ए भी दे दिया, सॉरी बेटा, थोड़ा सा मैं इधर उधर बात सबको करने लगा था, आप लोग समझ रहे हैं ना, अभी करने दूंगा, क्वेश्चन को टाइम दूंगा सबको भी, अभी मत डरो कि मैं अभी बोल दूंगा किसका आंसर ये है। तो ये बात समझ के रहिएगा, यहाँ पे फोर्स क्या होगा, M इंटू ई, आपको ई निकालने के लिए दे रखा है ना। बताइए, ये एक शेल का कॉम्बिनेशन है, आप सिंपल सी बात याद कीजिए, ई का जो हमने आपको बोला था, ई एट एनी, अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऐसा है जहां पे सोर्स मास कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो E एट एनी पॉइंट P मुझे निकालना है ड्यू टू सिस्टम ऑफ स्फीयर के कारण, तो वो क्या होगा, E एट P ड्यू टू 1, E एट P ड्यू टू 2, E एट P ड्यू टू 3, यही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे E एट P ड्यू टू 1 वाला अगर निकालना है तो यहाँ देखते हैं, और 1 2 किसको मान रहे हो सर, पहले बता दो, ये M1 को 1 मान रहे हैं, M2 को 2 मान रहे हैं, M3 को 3 मान रहे हैं, यानी ये 3 वाला है हॉलो स्फीयर, ये वाला 2 वाला है, ये वाला पूरा, और ये 1 वाला है। अब देखो 1 के लिए, अब यहाँ पे अब देखते हैं, अब इंडिविजुअल निकालेंगे, सबके लिए इंडिविजुअल निकालेंगे, E एट P ड्यू टू 1, P पे 1 के कारण कैसा मास होगा, तो आप बोलोगे कि सर इसको तो P, इसके लिए M1 के लिए कैसा एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इसके लिए कैसा होना चाहिए, सॉरी, माइनस G M1 बाय R स्क्वायर यानी x स्क्वायर, होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए कि नहीं बच्चों। अब 2 वाले के लिए, ये वाला भी एक्सटीरियर पॉइंट है सर, तो मास इसके लिए हो जाएगा G M2 बाई x स्क्वायर सर। अब 1 वाले, 3 वाले के लिए, 2 वाले के लिए, अब 3 वाले के लिए, सर ये तो इंटीरियर पॉइंट है सर, तो इसके कारण तो 0 होगा सर, तो P के लिए क्या आ रहा है, देखा, ये तुमने किरण बेटा क्या निकाला था आंसर में, ए लिख दिया था, ए कहां से आया, इसमें तो ABCD कुछ है ही नहीं, ऐसा ऑप्शन था क्या अभी कुछ, ये तुम धोखा दे रही हो, तुमने ए मार दिया सब, ए क्या कुछ दिक्कत आया था क्या बेटा, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी क्या, मैं ऐसे ही मजाक में पूछ रहा हूँ, बोल रहा था, कुछ दिक्कत आ गई किरण बेटा, देर बेटा, किरण बेटा देर कि नहीं, सर कोई दिक्कत आ गई थी, आपने चैट बॉक्स में ए लिखा था, आई एज्यूम नहीं आया था ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये किसके लिए आ गया, E एट P ड्यू टू सिस्टम आ गया कि नहीं। अब बताओ मेरे को, मेरे बच्चों,
E at P, E at Q ड्यू टू सिस्टम क्या लिखेंगे? सर काहे इतना आलस काम, आप दम आलसी काम देते हो सर। अगेन सर सेम स्टेप। अब सिस्टम इससे 3 कॉन्सेंट्रिक शेल है, उसके कारण, इस सिस्टम के कारण क्यू पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तुम्हारे पास 3 सोर्स मास है, तो 3 सोर्स मास अपने इफेक्ट क्या करेंगे? अपने इंडिविजुअल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, और उनका क्या होगा? सुपरपोजिशन। इसी के लिए तीनों का वेक्टर एडिशन होता है। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फील्ड। तो अगर कोई हमारे एक सिस्टम में एक से ज्यादा सोर्स है, तो वो सोर्स क्या करेगा? इस किसी पॉइंट पी पे अपने अनुसार फील्ड क्रिएट करेगा, फिर दूसरा वाला सोर्स क्या करेगा? सोर्स मास उस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे अपने अनुसार क्या करेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा। और उस पॉइंट पी पे जब मैं बोलूंगा कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इट मींस इट इज द वेक्टर एडिशन ऑफ बोथ ऑफ देम। डू यू गेट माय पॉइंट? सबको समझ में आया? यस सर। अब यहाँ E at P ड्यू टू 1 लिखेंगे, E at P ड्यू टू 2 लिखेंगे, E at, अरे P है कि Q है ना भैया, अरे Q बोलेंगे ना इसको, कंफ्यूज हो जाते हैं सर। मतलब सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं तो कंफ्यूज होऊंगा ही होगा। तुम लोग मेरा प्रोटेक्शन लेते होगे ना कि सर हमारे से क्यों नहीं आता है? अरे हमारे सर को भी नहीं आता, थोड़े वो कमजोर है। ठीक है, यहाँ E at Q ड्यू टू 1 सोचते हैं। 1 कौन सा है? ये मास। इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या मैं लिखूंगा कि नहीं? Gm1 बाय वाई स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं? वेक्टोरियली इसको ऐड कर रहे ना। यहां देखिए ये हो गया, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन कैसा होता है? ये लिखने के बाद याद रखिएगा डायग्राम पे कूद जाते हैं, ये लिखने के बाद डायग्राम पे कूद जाते हैं। याद कीजिए, पहले भी मैंने बोलता था, ये लिखने के बाद तुरंत डायग्राम पे कूद जाते हैं। ये देखेंगे मैग्नीट्यूड बाई Gm1 बाई वाई स्क्वायर कैसा है? ये होगा, ये वैल्यू आएगी। ये फील्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड वाले से, ये 1 के लिए। ग्रीन वाले से रिप्रेजेंट करते हैं 2 के लिए। बताइए 2 के लिए क्या होगा? E at Q ड्यू टू 2, 2 के लिए क्या होगा? बताइए। ये तो 1 के लिए है ना बेटा, ये 1 के लिए, ये 1 वाला है। ठीक है, 2 के लिए क्या होगा? होगा कि नहीं? होगा ना। अब 3 के लिए क्या होगा? बताइए। ये 3 वाले के लिए क्या है? ये पॉइंट Q कैसा एक्सटीरियर पॉइंट है कि नहीं? तो एक्सटीरियर पॉइंट है, तो कैसा होगा? यहाँ पे भी फॉर्मूला लग जाएगा। और देखिए 2 के लिए पहले ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन कैसा बनाएंगे? तो ये रहा। अच्छा ये M2 है ना 2 वाले के लिए, तो यहाँ डायरेक्शन ऐसा बनाएंगे। 3 वाले के लिए क्या होगा? तो ये भी होगा। देखो 3 वालों को ब्लू लाइन से बनाते हैं, तो 3 वाले के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा G माइनस GM बाई वाई क्यू। अच्छा डायरेक्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो ये नहीं डालना जरूरी है, M3 बाई वाई स्क्वायर ये होगा। ये 3 वाला का देखिए। अब यहाँ पे फील्ड क्या होगा? इन तीनों का वेक्टर एडिशन होगा कि नहीं? तो तीनों को जोड़ देंगे और फिर क्या आ जाएगा? माइनस G वाई स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M3। समझ में आया कि नहीं? ये एट क्यू और ये Q जो है किसके कारण है? पूरे सोर्स के कारण है, जितने भी सोर्स है सबके कारण। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक क्यों बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल 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 फील्ड इंटेंसिटी एट Q ड्यू टू होल 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स ऑफ मास M1 M2 and M3, इसके कारण होगा। ये बात सबको समझ में आ गई? देखते हैं आंसर आया कि नहीं। ये क्या है भैया? अच्छा पहले में कौन सा पूछा गया था? पहले में Q में पूछा गया था, तो Q का हमारे पास, Q का क्या आंसर आया है हमारे पास? Q का आंसर ये वाला आया है। और P का आंसर कौन सा आया है? P का आंसर ये वाला आया है, ये वाला।
तो P का ये है और Q का ये है, पहला Q का है, तो पहला Q का, हाँ, और दूसरा, हाँ, देखो आ गया ना, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए ये सेम चीज सॉलिड स्फीयर के लिए, तो आप वही बात बोलिएगा कि सेम चीज के इफेक्टिव वाला निकाल लेते हैं और वही काम कीजिएगा। बाहर के लिए क्या होगा, इसको एज्यूम कीजिएगा कि इसके क्या, अगर मैं पॉइंट पी पे अगर पूछ रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ ड्यू टू दिस सॉलिड मास, ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म सॉलिड मास, तो अगर आपके पास दिया रखा है इसके सेंटर से कोई पॉइंट पी है जिसका डिस्टेंस आर है, इसको आर मान लीजिए, आर है, दे रखा है, तो आप बोलोगे कि सर इस सिस्टम को मैं क्या कर सकता हूं, इक्विवेलेंट टू अ पॉइंट चार्ज बना सकता, पॉइंट मास बना सकता हूं, इसके टोटल मास को, अगर ये पी कैसा पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट, तब 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 याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट अंदर वाला होता तो यहां से एक स्फीयर ड्रॉ करते और फिर क्या कहते कि इस पॉइंट पे हम ऐसे इसको अज्यूम कैसे कर रहे हैं, ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि इसके इस पूरे सॉलिड स्फीयर से क्या इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक पॉइंट मास से, जिसका ये क्या होगा, मास m इफेक्टिव होगा, और ये अब p पॉइंट हो गया, और यहां पे आप ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बता रहे हो, यहां पे m इफेक्टिव टोटल मास हो जाता है। m इफेक्टिव कैसा हो जाता है, टोटल मास हो जाता है, क्योंकि यहाँ p ड्रॉ करोगे, इससे लेके एक स्फीयर ड्रॉ करो, इससे स्फीयर के अंदर पूरा मास स्फीयर का कंटेंट है, तो अगर इस फॉर्मूले को लगाना चाह रहे हैं, ऐसे इस फॉर्मूले को लगाना चाह रहे हैं, किसको, -gm इफेक्टिव बाय r स्क्वायर वाले फॉर्मूले को लगाना चाहते हैं, तो E एट एनी पॉइंट, तो हमें ये ध्यान देखना पड़ेगा कि P एक एक्सटर्नल पॉइंट है कि इंटरनल पॉइंट है, और उसे इसे स्फीयर बनाएंगे और निकालते जाएंगे। तो ये वाले के लिए, अंदर वाले के लिए याद रखिएगा पीछे में कैसे आया था, तो मास आया था आपके पास, याद रखिए फॉर्मूले भी आ गए थे, m इफेक्टिव आपके पास आया था, कुछ ऐसा आया था ना, टोटल मास ऑफ द स्फीयर इनटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, यही आया था शायद से। तो आपके लिए m इफेक्टिव क्या होगा, अगर पॉइंट P है तो ये r का ये r आपके पास दिया हुआ रहेगा, तो इस r को से आप m इफेक्टिव, यानी इस m इफेक्टिव को यहाँ पर रख देंगे, इस पॉइंट, एक पॉइंट मास है जिसका मास कितना m इफेक्टिव, और एक पॉइंट है, वो पूरा चेंज हो गया सॉलिड स्फीयर वाला केस, एक पॉइंट मास के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड हो, चेंज हो गया, समझ में आया? और ऐसे भी अज्यूम करेंगे, अब आपको क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर ठीक है, आप एक बात बोल रहे थे पी पॉइंट पे ऐसे निकालते, इस पॉइंट पे भी ऐसे ही निकालते, ये स्फीयर बनाया, ये ऐसे होता है सर, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है सर, यहाँ पे पी पॉइंट जब बना रहे थे तो पूरा मास देखिए एक प्रकार से स्फीयर का ले लेते थे, यहाँ पे पूरा मास ऑफ स्फीयर नहीं आता है। ठीक है, इस स्फीयर के कारण इस पॉइंट पी पे ये फोर्स लग रहा है सर, बाहर वाला मास कुछ नहीं लगा रहा होगा क्या? तो आपको मैं बोलूंगा कि एक कॉन्सेप्ट याद कीजिए कि बाहर वाले मास को क्या कर रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक शेल से बना होगा, ये पूरे बाहर वाले मास को क्या कहूंगा मैं, शेल से बना होगा, शेल से बना होगा, सारे शेल से बने होंगे कि नहीं? शेल के अंदर फील्ड क्या होता है, 0 होता है कि नहीं? तो यानी इस पॉइंट पी पे सिर्फ इस सॉलिड के कारण, जो इसको मैं इस सॉलिड स्फीयर का जो पोर्शन है, ये सॉलिड स्फीयर का पोर्शन है, इसको मैं चिपकाया हूं सेंटर के ऊपर, उसके कारण सिर्फ फील्ड आ रहा है। ये बाहर वाले मास क्या कर रहे हैं, इसके लिए इनइफेक्टिव है, क्योंकि ये शेल की तरह है, शेल के अंदर वाले पॉइंट पे उसके कारण कोई फोर्स नहीं आता, फील्ड क्रिएट होता है। तो ये वाले देखो, इसको अगर मैं 2 भाग में बांट भी देता हूं कि इसको एक पॉइंट P माना, इससे मैंने चिपका दिया यहाँ पे, ये m इफेक्टिव यहाँ पे आ गया, फिर बाहर वाले तो बच जाएंगे सर, ये वाले तो बच जाएंगे, ये वाले बच जाएंगे, लेकिन ये इसके कारण क्या होगा, फील्ड 0 होगा, क्योंकि ये सब क्या करेंगे, ये कोई क्रिएट नहीं करेंगे, सबके ये पॉइंट क्या है, सबके लिए इंटीरियर पॉइंट है, तो सबके लिए इंटीरियर पॉइंट है, तो भैया ये सब अंदर में कोई क्रिएट नहीं करता, शेल कोई भी फील्ड क्रिएट नहीं करता, तो ऐसे भी समझ सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? बाहर पॉइंट के लिए तो सिंपल सी बात है, -gm/r² होगा, और m क्या है, मास ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, अंदर वाले पॉइंट के लिए ऐसे ही होगा, इसको ले लेंगे और यही आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने ये लिखा था कि यहाँ पे कि इसका आंसर क्या होता था, E = -gm इफेक्टिव
बाय आर स्क्वायर। अब एम इफेक्टिव की जगह हमने रखा इस वैल्यू को, एम इफेक्टिव जो इस फंक्शन ऑफ आर होता है, ये कितना आप आर कितना ले रहे हो वैल्यू, उसके ऊपर एम इफेक्टिव डिपेंड करता है। तो माइनस जी इसके लिए, छोटे आर, इस आर के लिए, इस आर के लिए, इस आर के लिए मैंने निकाला था, वो निकाला था, ये एम होता है, ये एम है टोटल मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला, फिर इसको सिंप्लीफाई किया था तो मैंने निकला था माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत? ये वाला फॉर्मूला या ये वाला डायग्राम याद रखिएगा। अगेन ये चीजों पे मैं ध्यान देने के लिए कहता हूं कि यहां पे आपको देखते रहना, ये ई का मैग्नीट्यूड है, ई का मैग्नीट्यूड के वर्सेस आर का ग्राफ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को उल्टा भी कर देता है आपको ऊपर मैग्नीट्यूड ना पूछ के, मतलब ई फील्ड के वैल्यू के हिसाब से कि इधर लग रहा है कि इधर लग रहा है, उसको भी काउंट करता है वो। ये मैग्नीट्यूड के बेसिस पे यही हो। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लिए थे। ये वाला क्वेश्चंस में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपके पास कभी कभी अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप इससे पहचानिएगा। याद रखिएगा, सॉलिड स्फीयर में होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर में ई सबसे मैक्सिमम कब होता है? जब, यहां से देखिए, यहां से अगर आपको पूछे, अगर बताओ बेटा यहां पे अगर ई का फॉर्मूला लिखे हो माइनस जी एम इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर, तो यहां से आप बोलिएगा ई सबसे ज्यादा मैक्सिमम कब होगा? जब एम सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन सावधान रहिएगा इसमें, सावधान इस बात में भी रहिएगा कि m इज अ फंक्शन ऑफ r होता है। जब r होता है तो ये r को भी काउंट करना पड़ेगा सर। अगर देखिए सर, अगर आप बड़ा r लीजिएगा तो अब देखिए सेंटर से दूर चले गए, हाँ आपने मास ज्यादा कंटेन किया। तो इन चीजों को देखना पड़ता है, इसी के लिए मैंने आपको पहले वर्ड जोड़ दिया, होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस के लिए हमें निकालना पड़ता है। होमोजीनियस में ही सिर्फ ऐसा होता है कि आर मैक्सिमम, ये इसको निकाला हुआ चीज है, इसको देखिए सिंप्लीफाई कीजिएगा। यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए क्या होगा? यूनिफॉर्म डेंसिटी के लिए डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन ऑफ दिस स्फीयर, जिसको आप डॉटेड वाले से बोल रहे हो, डॉटेड 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 वाले से। और ये बड़ा वाला जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर दे रखा है, और ये इसका मास कैपिटल एम है, और ये इस पॉइंट पी पे पूछ रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से, स्मॉल आर है। तो इससे आप ये क्या करोगे? एम इफेक्टिव निकालोगे। कैसे निकालोगे? तो डेंसिटी इनटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास क्या है? एम इफेक्टिव, तो ये हो जाएगा रोहो नॉट आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। और यहां पे जब रखिएगा तो नीचे से एक स्क्वायर चला जाएगा, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर आर इंटू जी। ये फॉर्मूला आ रहा है ई का। अब यहां पे देखिए आर का फंक्शन है, ये एम इफेक्टिव वाला फॉर्मूला कब तक लागू है? ये वाला फॉर्मूला कब तक लागू है? जब तक ले आप रेडियस पे ना, ये इसके सरफेस पे ना पहुंच जाओ। इसके बाद वाला एम इफेक्टिव ये थोड़ी निकाला जा रहा है, इससे थोड़ी निकाला जा रहा है। उसके बाद एम इफेक्टिव क्या हो जा रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू हो जा रहा है, वो दैट इज द मास ऑफ द स्फीयर। एम इफेक्टिव यहाँ पे दो भाग में कब बट रहा है? एम इफेक्टिव का फॉर्मूला दो भाग में बटता है, कैपिटल आर से पहले और कैपिटल आर के बाद। कैपिटल आर से पहले वाला फॉर्मूला ये है, डेंसिटी इंटू जितना इसका रेडियस होगा, देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, सॉरी जितना वॉल्यूम होगा, यहाँ पे जितना वॉल्यूम होगा इंटू डेंसिटी। अब यहाँ पे आप जाके करोगे तो ये तो नहीं करोगे ना कि रोहो इंटू वॉल्यूम इसका पूरा, तो इसके अंदर अगर पूरा भरा रहता तब वो वाला आता मास। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? एम इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट बन जाता है। अगर आप पॉइंट यहां पे लो, यहां पे लो, यहां पे लो, एम इफेक्टिव सबके लिए सेम रहेगा बाहर के लिए। तो ऊपर वाला उसके लिए, इसी के लिए तो बाहर वाले में हमेशा जी एम, जो एम क्या है? सॉलिड, ये मास ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर है, बाय आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला बन जाता है बाहर वाले के लिए। अब यहाँ पे कह सकते हैं एम एक कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, अब आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगा ये घटेगा, ई का मैग्नीट्यूड।
ठीक है, तो मैक्सिमम कहाँ आता है? तो मैक्सिमम आता है सरफेस पे जहां आर होता है। तो इसका आप समझ जाइएगा कि आपको आर पे वैल्यू दे रखा है ये तो। अब आप बता सकते हैं ना, एक सॉलिड स्फीयर है 1, उसके कारण आर पे जो अपने सरफेस पे है उस पे वैल्यू कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। दूसरा सॉलिड स्फीयर है, उसके सरफेस पे वैल्यू कितना दे रखा है? 3। इसके ऊपर ये कैपिटल आर, आर कितना है इसके लिए? ये है 1। तो पहले वाले के लिए अगर मैं बना रहा हूं तो है 1 यूनिट रेडियस है उसका, और इसका मैक्सिमम सरफेस पे कितना दे रखा है? 2। यहाँ पे इसका वैल्यू 2 है। इसका यहाँ पे दूसरे वाले का क्या है? रेडियस कितना है? 2, और वैल्यू क्या है सरफेस पे? 3। यहाँ पे अब निकाल लीजिएगा m1/m2 का रेशियो, निकाल लीजिएगा। इस पॉइंट पे देखिए, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, पहले वाले केस में देखेंगे। पहले वाले केस में देखेंगे, आपको सरफेस के ऊपर पूछा है ना, तो सरफेस के ऊपर पूछा है तो यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं वहां से एक डॉटेड स्फीयर बनाता हूं, वो डॉटेड स्फीयर के अंदर पूरा सॉलिड आ जाएगा, पूरा सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, क्योंकि मैं सरफेस के पॉइंट एक पॉइंट जो सरफेस पे ड्रॉ कर रहा हूं। तो ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा -GM इफेक्टिव बाय आर स्क्वायर। तो उसके लिए एम इफेक्टिव हो जाएगा टोटल मास ऑफ दिस स्फीयर इनटू जी, और यहां आर जो हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। ये हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड बोलूं तो ई। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा? तो m1 के कारण देख रहे हैं तो GM1/R1 का होल स्क्वायर, और ये कितना दे रखा है? ई 2 दे रखा है, और आर कितना दे रखा है आपके पास? R1 दे रखा है 1 यूनिट। यूनिट में होगा अपना, जितना जो भी यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, दूसरे केस में आपको यहाँ पे सरफेस पे निकालना है, तो फिर ये फॉर्मूला लगाइएगा। मैग्नीट्यूड वाइज देखना है तो ये मत देखिए, माइनस मत देखिए, तो ई यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना दे रखा है? ई इज इक्वल टू जी, यहाँ पे 2 के कारण तो m2। अगर सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो डॉटेड स्फीयर जो होगा वो पूरे अपने पूरे मास ऑफ स्फीयर को अंदर इनगल्फ कर चुका है, तो उसके अंदर एम इफेक्टिव क्या बन जाएगा? कैपिटल M2 बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे? यहाँ पे 2 है, तो 2 स्क्वायर। और ये ई कितना दे रखा है? ये ई दे रखा है आपके पास 3। तो हो गया 3GM2/4, यही होगा 412, ये हो गया 12, और ये हो गया 2। अब रेशियो निकालना है, बताइए अब रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं m1/m2 का? तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू GM1, m1/m2 का है ना, तो जी भी कैंसिल होगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना? मैं फास्टली कर रहा हूँ, उतना लिख नहीं रहा हूँ। 2/12 यानी 1/6, ऐसा आंसर आएगा। समझ में आया? ये थोड़े हार्ड हार्ड कॉन्सेप्ट रहते हैं लेकिन आते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, दे दूंगा, कल तक ये फाइल आपके पास आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो जो मैं बता दे रहा हूं सेम चीज है बेटा। मैं यहाँ पे पी पे पूछ रहा हूं, आपके पास क्या दे रखा है? एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, कैपिटल मास m का, रेडियस r दे रखा है, सराउंडेड सिमेट्रिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन। सराउंडेड सिमेट्रिकली मतलब पता है क्या बोलना चाह रहे हैं? ये कॉन्सेंट्रिक, इसके सेंटर के साथ, अब एक जो बाहर वाला शेल है वो कॉन्सेंट्रिक है, इसका भी सेंटर, इस बाहर वाला जो शेल है उसका भी सेंटर इसी के ऊपर लाई कर रहा है। और याद रखिएगा आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा, कॉन्सेंट्रिक होगा ही होगा, नहीं बाहर का देगा भैया। उसको 3 घंटे में आपसे पूछना है, आपको टॉर्चर नहीं करना है, इतना नहीं आपको सब कुछ रिसर्च करवाएगा वहां पे। तो हमेशा कॉन्सेंट्रिक ही होगा। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है कि किसी पॉइंट क्यू पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सर, दो सोर्स चार्ज है। एक आपके पास क्या है? एक है यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ कैपिटल मास, दूसरा बात कौन सा है? थिन स्फेरिकल स्फीयर ऑफ इक्वल मास दैट इज कैपिटल M, बट द रेडियस इज 2r। अब इस पॉइंट P पे पूछ रहा है सर, तो वही वाला काम करेंगे कि E एट P ड्यू टू सिस्टम क्या होगा सर? तो सर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और खुदा ने ये बोला है कि ऐसा होगा। और इन दोनों का
यहां तक बस काम करेंगे, बाकी उसके बाद डायग्राम में शिफ्ट हो जाएंगे। यहां पे मैं देखूंगा EP1, यहाँ पे बाई एरोज ड्रॉ करूंगा, EP2 बाई एरो ड्रॉ करूंगा, देखूंगा कि क्या वो एक साथ पढ़ रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। इनका वेक्टर एडिशन है, ये देखिए इन दोनों का वेक्टर एडिशन है, तो ये न्यूमेरिकली ऐड मत कर दीजिएगा, और क्यू पे भी वही देखिएगा। और हालांकि यहाँ पे आपके पास गारंटी बात है, ग्रेविटेशन में कोई भी होगा सबका इधर ही होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन चार्ज में, क्योंकि आपको मेरे को कॉन्सेप्ट सिर्फ ग्रेविटेशन में नहीं बनाना है, ये सेम कॉन्सेप्ट आप वहां पे भी यूज करोगे। क्या वहां पे अगर आपके पास एक सॉलिड, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दे देगा जिसका रेडियस r होगा, जिसके अंदर टोटल चार्ज q होगा, फिर दूसरा एक आपके ऊपर एक थिन स्फीयर दे देगा, एक थिन स्फीयर आपके पास दे दिया गया है जिसके ऊपर एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, उसका ये इसका q1 देते हैं, इसके ऊपर q2 दे देते हैं, इस टोटल स्फीयर के ऊपर q2 चार्ज है, इसका रेडियस 2r है। अब मैं पूछ रहा हूं इस पॉइंट P पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सेम कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे, E at P ड्यू टू सिस्टम, ये ऐसे सम होगा। ठीक है, यहां पे आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे Q1 अगर निगेटिव हुआ तो यहाँ पे ये ऐसे बनाता है, Q2 अगर पॉजिटिव हुआ तो ये ऐसे बनाता है। तो इन दोनों का मुझे जो भी लेना है वेक्टर सम लेना है। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट को बाइस को कैच करते जा रहे हो, ये ट्राई कर लेना। ये वाला क्वेश्चन छूना मत, कहना छी गंदा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कर क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है, देखो ये मैं आपको जस्ट थोड़ा बता दे रहा हूं। अ डेंसिटी ऑफ द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ये फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन ऑफ r है, यानी मुझे इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर मैं डेंसिटी पूछूं तो इस फॉर्मूला से लगाना पड़ेगा कि r नॉट एक वैल्यू ले रहा हूं, एक पॉइंट p ले रहा हूं जिसका डिस्टेंस सेंटर से r नॉट है, तो उसके डेंसिटी होगा सर रोहो नॉट कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर डिवाइडेड बाय r नॉट। अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं R1, तो वहां की डेंसिटी अलग हो जाएगी सर, यहाँ पे जो डेंसिटी होगी R1, यहाँ पे अगर दूसरा पॉइंट P डैश ले रहा हूं, यहाँ की डेंसिटी अलग हो जाएगी सर, यहाँ हो जाएगी रोहो नॉट R डिवाइडेड बाय R1। यानी ऐसे टाइप के स्फीयर को हम कहते हैं ट्रिपल एस। ट्रिपल एस का क्या होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिक सॉलिड। ये सॉलिड कैसा स्फेरिकली सिमेट्रिक है। यहां देखिए, यहां जो पॉइंट पे जो डेंसिटी आ रही है वो इस पॉइंट पे भी वही डेंसिटी होगी। अगर P डबल डैश में बनाता हूं, जो कि क्या हो, इसी को बस इस R को लेके घुमा दूं, इस R को लेके घुमा दूं, पूरा जितना जितना घुमाते जाओ, सबके लिए R का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसका अर्थ है कि एक ऐसा आपके पास शेल बन रहा है, या आपके एक प्रकार से हॉलो स्फेरिकल शेल बन रहा है, ये एक हॉलो स्फेरिकल शेल बन रहा है जिस पे पॉइंट की डेंसिटी क्या है, सेम है। लेकिन जब दूसरा मैं कोई दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूं, इस पॉइंट से एक शेल क्रिएट कर रहा हूं, तो इसकी क्या है, इसकी डेंसिटी अलग है पहले वाले सेल के साथ, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है। तो इस क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच करते हैं, वहां पे हम किसी पॉइंट P पे निकालना रहता है तो वो चीज करते हैं, लेकिन ये आपके केस में नहीं आएगा। यहाँ रोहो एज अ फंक्शन ऑफ R आपके पास एक कांस्टेंट होता है, रोहो नॉट। यानी आपके पास इस पॉइंट R पे लो तब भी वही होगा, इस पॉइंट पे लो तब भी वही होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ R है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये केस, ये क्वेश्चन को छुइएगा मत, ये कहिएगा छी गंदा। ठीक है, तो इसका आ जाता है आंसर। ऐसे देखने के लिए कोई जिज्ञासा है तो देखिएगा, वही वाली सेम केस होती है। और यहाँ पे आपके पास सेम फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको सेम फॉर्मूला लगाते हुए दिखूंगा। ये देखो, यहाँ पे P है ना, इस बार रेडियस यहाँ पे R है ना इसका। ठीक है, अब मेरे को इसका मास ऑफ दिस स्फीयर निकालना होगा। मास इफेक्टिव जो होगा वो मास ऑफ दिस स्फीयर हो जाएगा, और वो कैसे निकालूंगा, रोहो टाइम इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज एन इंटीग्रल ऑफ रोहो, यानी डेंसिटी। देखो इस हॉलो जो शेल है इसकी डेंसिटी रोहो है, जो कि फंक्शन ऑफ R है, तो एक वैल्यू है, टाइम्स इसकी वॉल्यूम कितनी होगी। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे,
तो ये सरफेस एरिया इसका कितना है, तो 4πr², ये स्फीयर का सरफेस एरिया है, और इसका थिकनेस कितना है, तो dr। तो एक शीट देखो, एक शीट ऐसे पतली शीट, इसकी एरिया कितना है सर, a, इसकी थिकनेस कितनी है सर, तो dr। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a इंटू dr होगा कि नहीं। तो वहां पे, यहाँ पे इसका सरफेस, ये ऐसे रेक्टेंगुलर शीट नहीं होती है, ये स्फेरिकल एक शेप है जो 3D में एग्जिस्ट करती है। आप स्फीयर को कभी भी 2D में तो एग्जिस्ट करवा नहीं सकते हो, तो ये सरफेस कैसे एग्जिस्ट करती है, 3D में एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में आपके पास ये सरफेस एरिया हो जाता है और इसका dr होता है। तो ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इससे आपको पास आ जाएगा a dr इंटू रोहो आर आ कर दोगे, तो इससे आपके अंदर, इसके कारण अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो क्या आ जाएगा, मास। क्योंकि आपने क्या बोला, इस पॉइंट r पे इस शेल के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट है, तो सारे डेंसिटी इस वैल्यू की जो r0 पे आएगी वो टाइम्स a0 पे, जो इस पॉइंट पे जो इस स्फीयर का एरिया आएगा a0, और dr तो सबके लिए सेम है, ये जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, dm मास देगा। ये dm मास हर स्फीयर के लिए क्या करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल मास आएगा। तो ये क्वेश्चंस उनके लिए होता है, ये मत करना। लेकिन यही फॉर्मूला लगता है यहाँ पे भी, इस चीज की गारंटी दिलवा देता हूँ। नहीं बोलो तो एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसी पे। मैं देखो कि माइनस, देखो m इफेक्टिव आपके लिए एक इसलिए कि क्यों आपको यकीन भी हो चीजों को। तो m इफेक्टिव यहाँ पे निकालना है, तो आप सिंपल सी बात बोलोगे, रोहो ये वाला फंक्शन है, रोहो आर आपके लिए फंक्शन क्या इस पर दे रखा है, रोहो नॉट r बाई दिस वन। तो m इफेक्टिव आप निकाल रहे हो जो कि मास ऑफ दी पॉइंट p के लिए, अगर यहाँ स्फीयर ड्रॉ करते हैं एक ऐसा, तो इसके अंदर पूरा टोटल मास आ जाता है। तो इसके लिए m इफेक्टिव क्या हो जाता है, m बन जाता है, अरे यार अभी थोड़ा क्लासेस चलेंगे लंबे, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, है सर खाने पीने जाना है सर, अरे अभी थोड़ा छोड़ो खाने पीने को, करते हैं काम करेंगे। तो एम इफेक्टिव रोहो आपके पास क्या दे रखा है, तो आपके पास दे रखा है रोहो नॉट इंटू आर बाई स्मॉल आर टाइम्स 4r², 4πr² इंटू dr। अब ये देखिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, रोहो नॉट बाहर आ जाएगा, कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, 4π बाहर आ जाएगा, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, एक आर ये कैंसिल हो गया, ये रह गया आर डी आर का इंटीग्रेशन r²/2 होगा। यहाँ कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्मॉल आर आपको सेंटर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ कैपिटल आर तक जाएंगे, तो स्मॉल आर टू कैपिटल आर। तो ये रहा, मतलब स्मॉल आर बोल रहा है, आर इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर। तभी तो मास हम धीरे धीरे इंटीग्रेट करते जाएंगे। यहाँ पे पहले नापेंगे तो कुछ आएगा, यहाँ पे नापेंगे, इस स्फीयर का नापेंगे, उसका मास आएगा, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे dr, फिर इसका मास नापेंगे, इसका dm2 निकलेगा, फिर इसके आगे वाले का नापेंगे, और सबको क्या करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, तो एम इफेक्टिव आते जा रहा है। तो रोहो नॉट इनटू आपके पास ये वाला फॉर्मूला आया था, तो ये आया था 4π रोहो नॉट r, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, r²/2 हो गया, तो यहाँ पे r²/2 आएगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए ऐसे फॉर्मूला में पुट रखिएगा, r²/2 हाफ बाहर आ गया, r², इसको 0 टू r रखना है, तो पहले एक बार r रखेंगे तो r कैपिटल r² माइनस एक बार 0 रखेंगे तो 0² दैट इज 0, तो दैट इज इक्वल टू हाफ r², तो वही मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4π रोहो नॉट आपके पास r³ आ जाएगा, हाँ r³/2 ये आ जाएगा। और इसको फिर आप फॉर्मूला में रखिएगा, फॉर्मूला में यहाँ रखिएगा, यहाँ p पे, तो आप बोलिएगा, आप फॉर्मूला क्या लगाइएगा, आपके पास ये m इफेक्टिव आ गया, अब यहाँ पे लगाइए m इफेक्टिव की जगह क्या रखिएगा, 4π/2। अब 2 इसको हटा देते यार, इसको 2 बना देते, 2 से कैंसिल कर, तो यहाँ पे रख देंगे 2π रोहो नॉट इंटू r³, ठीक है, सिंप्लीफाइड है, इंटू बाई कहाँ पे निकाल रहे हैं, 2r पे निकाल रहे हैं, तो 2r²। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कुछ ऐसा आएगा, r² नहीं यार, gr²। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 2π रोहो नॉट, r³ में से r² चला जाएगा तो ऊपर एक r बच जाएगा, नीचे 2 जब 4 जाएगा तो 4 में से ये ऊपर 2 कैंसिल करके ये 2 चला जाएगा,
तो आपके पास आएगा पाई जी रो नॉट इंटू आर बाई 2, सॉरी यहाँ 4 है तो यहाँ 2 रहेगा। यही आंसर आ रहा है। सेम चीजें ही यूज करते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए किया कि आपके अंदर देखिए क्वेश्चंस, इस फॉर्मूले का बहुत बड़ा अप्रोच है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्या कहिएगा, छी गंदा है। ठीक है, और ये सही में आपके लिए, नीट के लिए नहीं है, इतना डेप्थ में रखिएगा तो ये आपके जो बच्चों को समझने में अच्छा लगता है कि आखिर हो कैसे रहा, ये क्यों फॉर्मूला यूज कर रहे। तो सॉलिड स्फीयर के लिए हमने जो कंप्लीट कोर्स किया, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हम समझेंगे कि के क्यू इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर के बेसिस पे हमने इसके लिए देखा था, ये याद रखने का तरीका है। तो इसका भी क्या होगा ईजी के लिए, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल क्यों बोल रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नापने के लिए अगर किसी पॉइंट पी पे निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे माइनस जी एम इफेक्टिव बाई आर स्क्वायर। और कैसे कैसे मैनिपुलेट होता है, वो पॉइंट कहाँ पे है, उस पॉइंट पी कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है एम इफेक्टिव क्या हो। तो इन चीजों को आप सब समझ गए आज? सबको कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट हो तो बोल देना बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। ये तो मैंने आपको समझाया, अभी नहीं आ रहा है वो, बहुत चीजें समझाने के बाद बहुत चीजें आती है क्वेश्चंस पे। दूसरी बात एसिलेशन टू ड्यू कैविटी। अब आपके पास बेनिफिट्स देखिए, अब आपके पास यहाँ पे क्या, मैं पढ़ा दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कितना टाइम हो गया है? अभी पढ़ा दूं ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ या ना बोल दो, है कोई दिक्कत तो नहीं ना? हाँ या ना बोल दो। आपके ना को मैं समझ रहा हूँ कि हाँ की तरफ, क्योंकि कोर्स हमें जल्दी जल्दी करने जाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे एक बेनिफिट आप देखिए, आपको मैं जब बोलता था कि एक सोर्स चार्ज है, आपको सबसे सिंप्लीफाई, एक पॉइंट सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू का, और एक हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है स्मॉल क्यू नॉट का। यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, कितना आप बोलोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं बेटा? ये आर डिस्टेंस पे बोलोगे कि नहीं, क्यू नॉट इंटू ई। ये फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बोलोगे कि नहीं? यानी इस क्यू नॉट पे देखो, क्यू नॉट पे देखो, क्यू नॉट के ऊपर बैठ के क्यू नॉट पे फिर फोकस लगाओ। इस क्यू नॉट पे क्या है, इस क्यू नॉट को मैं थोड़ा ऐसे पॉइंट चार्ज बना रहा हूं, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? कैपिटल क्यू के कारण। कैसा लग रहा है? तो ये बोलेंगे एफ ऑन स्मॉल क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू। अब इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है क्या? इस पॉइंट पे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कैपिटल क्यू के फील्ड में रखा हुआ है, कैपिटल क्यू के अंदर एक फील्ड में किसी पॉइंट पी पे रखा हुआ है क्यू नॉट। इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर? और कोई फोर्स लग रहा है? सर हवा का भी लग रहा होगा। अरे हवा में नहीं है, वैक्यूम में काम कर रहे हैं। सर कोई रस्सी वस्सी होगी? अरे नहीं है रस्सी। अरे कहीं पे रखा हुआ होगा तो नॉर्मल नॉर्मल फ्रिक्शन। अरे नहीं रखा हुआ है भाई, स्पेस में रखा हुआ है। और कोई नहीं है सर? तो नहीं है, तो नहीं और कोई फोर्स है? कोई ना कॉन्टेक्चुअल है ना ये, और दूसरा नॉन कॉन्टेक्चुअल है, सिर्फ किसके कारण है? क्यू के कारण। और आप बोलोगे कि हाँ सर इसका मास कुछ तो होगा ही, बात सही है, इसका भी कुछ मास होगा। तो सर ये मास मास का भी तो इंटरेक्शन हो रहा होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी आते हैं कि आपके ऊपर एक टोटल मास है और इस पॉइंट पे पूछ रहा है कि फील्ड इंटेंसिटी बताना है। आपको क्या मैंने बोला, फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे पूछता है, यानी टोटल फील्ड उस पे कितना बन रहा है। तो ये एम मास अपना फील्ड क्रिएट करेगा, उस कारण से इस पे फोर्स लगेगा, ये एम नॉट पे। अब क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज भी है, तो अब इसके ऊपर जो चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्यू नॉट, उसके कारण भी फोर्स लगेगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहां पे दोनों ऐड हो जा रहे हैं। ये बात समझ में आया, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली हमारे पास क्वेश्चंस में ऐसे नहीं दिए रहते, या तो एक बार मास में काम करते हैं या तो चार्ज में काम करते हैं। ठीक है, तो अभी इनका सुपर पोजिशन नहीं होता है। तो अगर आपके पास क्यू नॉट चार्ज है यहाँ पे पी पॉइंट पे, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है आपके ऊपर क्यू नॉट ई।
क्या इसके ऊपर और कोई चार्ज है, और कोई फोर्स है? नहीं सर। तो ये एफ नेट के बराबर हुआ कि नहीं? यस सर। एफ नेट के बराबर क्यू नॉट ई हो गया। क्या इसको बोला था न्यूटन सेकेंड लॉ की एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है। अब ई सब फील्ड के साथ रख दीजिए, वेक्टर साइन के साथ। एफ नेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन। ये कितना है एफ नेट आपके पास? क्यू नॉट ई। इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है? तो ये है। अब मैं बोलता हूं, यहां सोचिए, एक मास इस बार रखा हुआ है, यहां पे चार्ज के टर्म में था ना, यहां चार्ज के टर्म में था। अब मैं रखता हूं यहां पे मास के टर्म में एम नॉट। इसके ऊपर कौन सा फोर्स होगा? अगर मैं यहां पे आपके ऊपर पूछूं कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड के लगा रही होगी, ये फील्ड होगी, और इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण इसमें फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, तो इसके ऊपर फील्ड के कारण कितना फोर्स हो रहा होगा? तो वही बोलोगे कि F इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ई, बोलोगे ना। यहाँ पे सेम फॉर्मूला, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्यू नॉट के कारण क्यू नॉट इंटू ई होता था, यहाँ एम इंटू ई होगा, एम नॉट इंटू ई होगा। टेस्ट मास एम नॉट का रखा हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगता है। देखो ई का भी निगेटिव में आता है तो एफ अपने आप निगेटिव में आता है, इससे ये भी रिलेट करो। तो ये चीजें आपके पास आ गई, ठीक है सर। आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ यहाँ पे। एफ नेट, आप इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर एम नॉट पे? एम नॉट पे और कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो एफ नेट आप क्या बोलोगे? एम नॉट इंटू ई। अब ये क्या होना चाहिए? एम इंटू ए से होना चाहिए कि नहीं? अब देखिए यहां पे जो ई आ रहा है वो ए के बराबर आ गया। यही जादू है यहाँ पे। यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये बात समझ में आई? यस सर। तो अब मैं ए को कैसे निकालते रहूंगा? ई के हेल्प से। समझ गए? ये स्टोरी यहीं पे चलेगी। अब देखिए सेम वो स्टोरी चलाते हैं, और ये सिर्फ मास और किसी मतलब किसी भी प्लैनेट के लिए पॉसिबल है। स्फेरिकल प्लैनेट, यूनिफॉर्म जिसका मास होगा, ये सॉरी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा। मास यूनिफॉर्म क्या होता है यार? है मास यूनिफॉर्म कहीं सुने ना? यूनिफॉर्म डेंसिटी होता है ना। बोलोगे सर कुछ भी बोलते रहते हैं। हमारे सर बोलते हैं यूनिफॉर्म वॉल्यूम। तो यहां पे यही चीज होगा। तो चलिए आप बताइए, एक सॉलिड आपने प्लैनेट माना है, उसको कैसा कंज्यूम करोगे? एक सॉलिड विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब बताओ इस पॉइंट पे सरफेस पे अगर मैं जाता हूं, इस पॉइंट पे सरफेस पे, इस पॉइंट पे क्या होगा? सॉरी, इस पॉइंट पे क्या होगा? फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बोलोगे कि नहीं, जी एम बाई आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड में, ई एट पी मैग्नीट्यूड वाइज में, बोलोगे कि नहीं? इसको ऐसे लगा लो, बोलोगे कि नहीं? ई एम इज द मास ऑफ दिस प्लैनेट और आर इज द रेडियस, तो आर यहाँ पे कैपिटल आर हो जाएगा। ये बोलोगे कि नहीं? यस सर। अब मैं बोलता हूं यहां से पी से कुछ हाइट लेके पॉइंट को पी डैश को बोलता हूं। यानी अब यहां से इमेजिन करता हूं, यहां पहले सरफेस पे रखा था, अब कुछ हाइट पे रखा। ई यहां क्या होगा? यहाँ पे अब पॉइंट पी पे, अब यहाँ पहले सरफेस पे था, अब इसको कुछ हाइट पे रखना, पी डैश मान लो। यहाँ पे ई क्या होगा? तो आप बोलोगे कि सर काहे आप दिक्कत ले रहे हो सर, ई एट जी एट पॉइंट पी डैश पूछ रहे हो, तो दैट इज इक्वल टू जी एम। एम इफेक्टिव इसके लिए तो वही होगा सर, मास ऑफ द प्लेनेट। ठीक है सर, मास ऑफ द प्लेनेट ले लो सर, कोई बात नहीं, कोई दुखी होने की बात नहीं सर। डिवाइडेड बाय इस बार जो आर लगाएंगे, आपने सर बोला था ये आर, ये वाला आर होगा आर स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट्स द प्रॉब्लम सर इन दिस वन? मैं बोलूंगा कि आर को आप क्या लिख सकते हो? द रेडियस ऑफ दिस प्लैनेट प्लस हाइट लिख सकते हो कि नहीं? अरे भैया ये टोटल आर है,
और यहां तक सरफेस है, तो ये होता है कैपिटल आर, और ये हो गया हाइट। तो ये स्मॉल आर को लिख सकते हो ना कि कैपिटल आर प्लस एच, लिख सकते हो ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे भैया नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये अगर पॉइंट पी डैश है तो सरफेस का, ये देखिए सॉलिड स्फीयर है जो प्लैनेट जिसको मान रहे हैं, और यहां तक, यहाँ पॉइंट पी बाहर में है। क्यों है? क्योंकि ये हाइट पे होगा, किसी हाइट पे होगा, तो वो हाइट पे होगा यानी बाहर वाला पॉइंट होगा, क्योंकि वो सरफेस से कुछ ना कुछ हाइट कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पे जो आर आएगा वो आर क्या होगा? कैपिटल आर प्लस एच होगा कि नहीं? ये कैपिटल आर है, होगा कि नहीं? किसी को इसमें दिक्कत नो सर। नहीं? वो तो लगा सर। दो, तो लगा दो आर के नीचे, लगा दो आर प्लस एच, और ये आर ऑफ द प्लेनेट है। ठीक है सर, इसमें क्या बड़ी बात है? अब क्या करोगे? मैं बोलूंगा आर ऑफ द प्लेनेट पी को ऊपर नीचे कर दो। क्यों सर? आप बहुत ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहते हैं। मैं बोलूँ क्या करूं, मजबूरी है, करना पड़ता है। अब देखिए जी एम पी बाई आर पी, इसको मैं एक जगह लिखता हूं, जी एम पी बाई आर पी स्क्वायर। ऊपर क्या बच गया? आर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पी प्लस एच होल स्क्वायर, यही लिख सकता हूं। इसको सिंप्लीफाई किया। क्या मैं इसको बोल सकता हूं जी नॉट? जी नॉट क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ये प्लैनेट पी पे सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है जी नॉट, क्योंकि यही है क्या है? ई नॉट। अगर मैं इस प्लैनेट के इस पॉइंट पे जाता हूं तो यहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो यही होगा जी एम पी बाई आर स्क्वायर। तो इसको जी नॉट बोलते हैं। जी नॉट हमेशा याद रखिएगा, अर्थ के केस में 9.8 होता है, सबके केस में नहीं होता है। ये मैं जेनरिक प्लैनेट के लिए डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है? और सारे प्लैनेट हमारे पास यूनिफॉर्म मास डेंसिटी के होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी नॉट, और ऊपर बच गया आर। इसको मैं होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दूं तो कोई दिक्कत होगा क्या किसी को? और अगर इसको आरपी को मैं इसको रीअरेंज करता हूं, इसको मैं आरपी को क्या करता हूं, ऐसे लिख देता हूं, 1 बाई आरपी प्लस एच बाई आरपी। इसको आरपी को ऐसे मैंने लिख दिया। ये लंबा लाइन रहेगा और ये छोटा रहेगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं भैया, इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको लिखा, यहां से क्या हो गया? कैंसल किया। यहां देखो, इसको कैंसिल, इसको सिंप्लीफाई किया, आरपी से आरपी चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एच बाई आर पी होल स्क्वायर। तो इसको मैं अब सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं जी नॉट बाई 1 प्लस एच आर पी होल स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, जो कि h डिस्टेंस दूर है सरफेस से उस प्लैनेट के। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? और जी नॉट क्या है? उस प्लैनेट के सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों सेम बात। तो अब मैं उसको, अब मैं बोल सकता हूं ग्रेविटी, इसको जी नॉट को मैं आराम से ट्रांजिशन कर सकता हूं, दैट इज इक्वल टू, यहां रख देंगे, इसको बंद कर देंगे। थैंक यू। तो ये इस चीजों को मैं क्या रख सकता हूं यहाँ पे कि h डिस्टेंस पे जो फील्ड मैं बोल रहा हूं उसको अब मैं क्या दूसरा नाम सेम बोल सकता हूं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द दैट प्लैनेट। तो किसी पॉइंट पी पे, और ये पी हमेशा कैसा होगा? एक्सटीरियर पॉइंट, तभी तो एच उसके लिए काउंट होगा। क्या ऐसा देखा है कि किसी का अंदर वाला पॉइंट के लिए एच बोल रहा है? उसके लिए डेप्थ बोलते हैं, हाइट नहीं बोलते। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे, आप याद रखिए। ये चीज तो बनाने के लिए थी, और ये चीजें 9.8 अर्थ के सरफेस पे होता है, और ये जेनरिक फॉर्मूला है, ठीक है? तो ये वाला देखिए, ये वाला वही चीजें मैंने बताया कि इसके लिए ए और ईजी सेम होता है, और जी नॉट जो निकाला जाता है वो किसी भी, यहाँ पे अर्थ है तो वहां पी होगा,
तो वहां पी के टर्म्स में लिखते हैं। और अर्थ के केस में 6400 किलोमीटर का रेडियस होता है, मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 होता है, और जी नॉट इसका कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कौनो दिक्कत? और आर ई ऐसा यूनिट में नहीं दे रखा है, जब फॉर्मूलाज कभी लगाएं तो उसमें किलोमीटर में, आप इससे मत चिंता कीजिएगा कि सर मास का तो केजी होता है तो डिस्टेंस का किलोमीटर तो होना चाहिए, इसके साथ भी किलो है तो उसके साथ भी किलो लगना चाहिए, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। अरे वैसे मत सोचिएगा, ऐसा यूनिट डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका केजी होता है। तो 6400 किलोमीटर है। तो आपको जब फॉर्मूलाज बना रहे हैं तो हमें मालूम है कि सबको अगर ऐसा यूनिट में लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, ऐसा यूनिट में। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. और sir. अगर एयर ना होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला देखिए, सरफेस पे आपने जो देखा, इसमें क्या स्मॉल एम टेस्ट मास का डिपेंडेंसी है क्या? जी नॉट जब लिख रहे हो तो लिखते हो जी एम बाय एम पी, लिखो जेनरिक में आर पी स्क्वायर। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है जी एम पी बाय आर पी स्क्वायर, इसमें स्मॉल एम का कोई वैल्यू है क्या? आप स्मॉल में एम 2 kg लीजिए या ये लीजिए, सबके लिए क्या होगा, जी नॉट सेम होगा, क्योंकि जी नॉट किसी पॉइंट पे है। जब ये मास इस पॉइंट पे आएगा तो इसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हो जाएगी। और हम अर्थ के सरफेस पे कांस्टेंट लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसके एच लगभग निग्लिजिबल होते हैं। कैसे करेंगे सर, देख लीजिए, यहाँ पे जी नॉट होता है, अगर आपको कहीं पे पॉइंट पे निकालना है तो इसको लिख दोगे 1 + h/r होल स्क्वायर, लगाओगे फॉर्मूला एट एनी पॉइंट जी एट एनी h, इस पॉइंट पे निकाल रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, h इज वेरी लेस देन कैपिटल R, वेरी लेस देन। तो ये क्या होता है, जब आपके पास, जैसे आपको लेना पड़े कि लगभग आप ऊपर तक बॉल कितना मीटर ऊपर तक फेंक सकते हो, कितना मीटर तक फेंक सकते हो? मैं आपको बोलूं तो 50 मीटर से ज्यादा, 50-100 मीटर तक ज्यादा से ज्यादा फेंकोगे, और क्या फेंकोगे इससे ज्यादा? तो इस रेंज में आपका बॉल ऊपर नीचे कर रहा है, ये मीटर में होता है। ये बताओ 100 मीटर क्या कर रहे हो तुम? 100 मीटर को कंपेयर करो कैपिटल आर 6400 किलोमीटर, इसके सामने क्या रख रहे हो? तो ये लगभग क्या हो जाएगा, h/r, यानी इसका h/r का रेशियो नीचे लगभग 0 के पास हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या हो गया, g एट h जी नॉट, यानी कांस्टेंट मान रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस के लिए ना कांस्टेंट बना दिया। लेकिन मान लेते हैं h अब हो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अब थोड़ा है, यानी 1000 के पास से है, 1000 से ज्यादा है, एक वैल्यू एक डिजिट बढ़ गई। तो इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, याद रखिएगा इसको अप्रोक्सीमेशन, ये वाला तो आप फॉर्मूला रिजल्ट लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट, और ये 1-2 क्वेश्चंस हैं, ये वाला क्वेश्चंस मैं बता देता हूँ करना है कि नहीं, ये कीजिएगा, ये अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ये वाला बता देता हूँ। जब r वेरी मच लेस देन कैपिटल R हो, तो इस केस में आपको एक केस होता है r मच लेस देन कैपिटल R, जैसे कि 10 मीटर 50 मीटर के रेंज वाला क्वेश्चन, उसके पास तो आपको जी नॉट ही मानना है, पूरी तरह से कांस्टेंट मानना है फील्ड। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी h आपके पास 220 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे करके कुछ आंसर है, तब क्या करोगे, तब लिखोगे यही फॉर्मूला जी नॉट, ये वाले को लिखोगे सिंप्लीफाई करके h/r होल स्क्वायर। इसको बोलोगे कि सर मुझे एक बात बताया गया है, मुझे अपने मैथ्स वाले फ्रेंड बताते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + h/r की पावर -2, क्योंकि भैया ये ऊपर ले गए तो -2 आ गया। अब इस -2 को क्या करना है, यहां ले आना है, और ये वैल्यू आ जाएगा। इसके डेरिवेशन में नहीं जाना है, इसका आंसर ये होगा।
ठीक है, ये बात समझ में आ गया कैसे बना लोगे ऐसे क्वेश्चंस को। फॉर्मूलाज आपको ये वाला याद रखना है, 2 मिनट में ये बन जाएगा कि नहीं। ठीक है। Yes, sir. और अब एक चीज यहाँ पे मैंने बीच में पीछे छोड़ दिया, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे बोल रहा है एक स्फेरिकल प्लैनेट है जिसका मास ऑफ द प्लैनेट एमपी है, इस बार डायमीटर दिया है और बोल रहा है कि एक पार्टिकल एम मास है फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस, यानी उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बात करेगा। तो पूछ रहा है क्या है सरफेस के पास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखे हो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड एट द सरफेस क्या होता है सर, तो मास ऑफ द प्लेनेट बाय आरपी ऑफ द प्लेनेट का होल स्क्वायर। और यहां रख दीजिए सर डेंसिटी के टर्म्स में पूछा है क्या, स्फेरिकल प्लेनेट मास, अच्छा डायमीटर है तो ये आर आपका दे रखा है, डी के टर्म्स में लिखना है, तो सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यही वाली बात है, जी एम पी है। यहाँ आर कितना होता है सर, अरे सर 2r ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट, 2 times the radius of the planet is equal to the diameter of the planet। तो आपको आरपी की जगह क्या लिख देना है, डीपी बाई 2 रख देना है, यहाँ पे आरपी की जगह डीपी बाई 2, ये होल स्क्वायर में है तो ये नीचे वाला ये 4 बन जाएगा और ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 4GMP बाई डीपी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे, कर लोगे ना। कभी कभी कुछ भी डेटा बना के दे सकता है, ये वाला क्वेश्चंस ऐसे वाले हो जाते हैं। ये वाला डेप्थ में देख लो, डेप्थ में सेम चीज है, क्या मैंने बोला कि इस पॉइंट पे फील्ड निकाली है, यहां पे पूछ रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं बोलूंगा नहीं निकालूंगा, मैं ई निकालूंगा एट पी, और इसका मैग्नीट्यूड के बारे में जनरली बात करते हैं, ये निकालू, बोलो निकाल लो भैया, तो यूनिफॉर्म आपने माना है इसको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपने ई पी निकालने के लिए तो वही वाला बोलोगे सर हम तो वही निकालेंगे, हम आप जाओ जो भी करना है आप जाओ, जैसा भी मैंने बोला कि एम इफेक्टिव निकालो, फिर बोलोगे कि ठीक है निकाल लेते हैं, दैट इज क्या होगा, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, क्योंकि यूनिफॉर्म है, हमने स्फीयर ये प्लैनेट को कैसा माना हुआ, यूनिफॉर्म मान रखा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब और बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आ गया, फिर लिख देंगे सर डेंसिटी की, अच्छा ठीक है मैं बाद में रखूंगा, ठीक है थोड़ा सा डेंसिटी को मैं चेंज कर देता हूं। डेंसिटी क्या है, टोटल मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। तो इसको यहाँ यार एम इफेक्टिव हमने निकाल रखा था, उसका वही वाला सीधे फॉर्मूला यूज कर, तो मास ऑफ द प्लैनेट इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, सॉरी आर आता है ना, यही आता है ना, अरे देख लो यही आएगा भैया, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी को क्या लिखोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल ये रेडियस ऑफ द प्लैनेट है तो आर पी, इंटू इतना का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये देखो ये कट गया, ये कट गया, आर क्यूब रह गया और ये आर रह गया और एमपी रह गया, अच्छा यहाँ आर क्यूब आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे रख दिया वैल्यू, तो हो जाएगा एम पी आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब और इंटू आर स्क्वायर, इससे चला गया यहाँ आर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करोगे, आर को क्या लिखोगे अब बताओ, यहाँ पे अब देखो ये डेरिवेशंस आपको बता रहा हूं, इसको जानने की आपको बस इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप फील करो उन चीजों को कि कैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्चुअली आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही वैल्यू है,
तो यहाँ पे आपने निकाला ये, फिर उसके बाद आपको उसी से निकालोगे, यहाँ पे आर निकाला। अब आर कैसे निकालोगे, ये देखो, ये आर है ना, आपको क्या दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, डेप्थ दे रखा है। देखो 1 मिनट रेड पेन यूज करता हूं, आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, इस पॉइंट पी पे निकाल रहे हो, तो ये दे रखा है कैपिटल आर होता है, ये होता है कैपिटल आर, लेकिन आपको कैपिटल आर नहीं दे रखा है, आपको डी के टर्म में दे रखा है, तो डी ये दे रखा है, डेप्थ कितना नीचे में। तो ये स्मॉल आर को कैसे लिखोगे, क्या मैं लिख सकता हूं रेडियस ऑफ द प्लैनेट माइनस डी इज इक्वल टू स्मॉल आर? क्या मैं रेडियस ऑफ द प्लैनेट में से, इस रेडियस ऑफ द प्लैनेट में से डी आर को माइनस कर दूंगा, रेडियस ऑफ द प्लैनेट माइनस डी आर, इस डी आर को मैं माइनस कर दूंगा। यानी देखो भैया, ये देखो रेडियस ऑफ द प्लैनेट ये रहा, यहां से मैंने एक और ड्रॉ करता हूं ऐसे, देखो ताकि डिलीट करने में कैसे होगा। आरपी ये रहा, ये पूरा आरपी माइनस डी स्मॉल डी, इसको माइनस करूंगा, यानी इसमें से माइनस किया तो यानी ये, तो यही तो आ गया पी पे आर, यही तो आर है। तो यहां पे मैं क्या रख दूंगा, क्या रख दूंगा ये आर को, आरपी माइनस डी, डी क्या है डेप्थ, और ये भी तो आरपी ही है। अब बताओ यहां से क्या होगा, जी एम पी बाई आर स्क्वायर, ये वाला क्या बनता है, ये वाला क्या बनता है, क्या बनता है, ये जी नॉट बनता है कि नहीं, तो यहां जी नॉट बना, ठीक है। अब देखो ये एक आरपी बच जाएगा, एक आरपी, आर क्यूब था ना, आरपी क्यूब था ना, तो ये आरपी में अलग आ गया, आरपी स्क्वायर अलग आ गया, तो इसको आरपी को अंदर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये आरपी आरपी कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस डी आरपी, ये क्या हो गया, जी एट एनी पॉइंट पी, जो कि इंटीरियर में इस बार पड़ता है, उसको कैसे हम देखते हैं, डेप्थ के हेल्प से देखते हैं। तो ये फॉर्मूला सीधे अब आपको याद रखना पड़ेगा, इसके डेरिवेशन मैंने इसलिए करवा दिया कि कंफ्यूजन ना हो, आप समझे कोर बात को कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही एक्चुअली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उस पॉइंट पे, और यही आंसर आता है, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत? और ये जी नॉट याद रखिएगा, किसी प्लेनेट के सरफेस पे जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो होता है, तो इस पे हर पे 9.8 लेके मत चल दीजिएगा। बात समझ में आया? यस सर। यस सर, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यही आता है, और इसका देखिएगा प्लेनेट के साथ कभी कभी ड्रॉ करने के लिए दिया जाता है, तो सेम सेम फॉर्मूला लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सेम आ जाएगा, मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, ये सारा सब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो सेम आ जाता है, देखना। अरे भैया सेम आना है तुम्हें, आ जाओ जल्दी, सेम आओगे और कहाँ से आओगे, कि हमें मालूम है मेन क्रक्स क्या है, जी ई के बराबर है, और ये ग्रेविटेशन में ही होता है। वहां पे क्या हुआ था, Q इंटू ई बाई एम होता है ए, वहां ई के बराबर नहीं होता है। तो वहां पे अगर कैसा कॉन्सेप्ट बना दे कि बताओ ये सोर्स चार्ज है आपके ऊपर, इस पॉइंट पी पे अगर कोई टेस्ट चार्ज रखता है Q नॉट, उसका एक्सीलरेशन क्या हो, तो वहां मत बोल दीजिएगा ई के बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है बेटा वहां पे, ठीक है। वहां जान गया ना क्यों नहीं होता है, समझ गए सब कुछ। किसी को भी कोई भी डाउट हो पूछ लेने का, ये रखने का नहीं। ये क्वेश्चन लगा लीजिएगा कि ओवर फाइंड द हाइट ओवर द सरफेस, अर्थ सरफेस एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। तो यानी यहाँ पे अगर मैंने प्लेनेट ये अर्थ का दे रखा है, तो अर्थ का सरफेस पे जी नॉट है, तो मुझे एच वो निकालना है जहां पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट बाई 2 हो। लेकिन सर ये तो बोल रहा है मार्ट वेट के ऊपर, तो इसी को मैं बोल तो रहा हूं, यही तो हो गया वेट। समझ में आ गया?
तो हाइट पे, किसी हाइट पे वेट क्या होगा, m इंटू, सही बात है, e एट दैट पॉइंट, और e क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हो गया, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला चेक कर लीजिएगा, सब कुछ सही रहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करवाना है थोड़ा सा, इसी कारण से मैं थोड़ा ये कर पा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस देखिएगा, ये एक बार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको कोई देखिए 1 किलोमीटर पे दे रखा है अबव द अर्थ सरफेस। आपके पास एक एग्जाम्पल भी है कि कहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, कौन सा फॉर्मूला, जी नॉट। आपके पास तुरंत गर्मा गर्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेप्थ वाला कैसा लगेगा, जी माइनस 1 माइनस टी आर। ये सबको जवानी याद रहना चाहिए सबको, जब टीचर को याद है तो तुम्हें तो रहना चाहिए। हम तो बहुत आलसी लोग होते हैं, हमें तो याद करने का मन ही नहीं करता, सही बताए तो। जब मैंने याद कर लिया तो तुमको छोड़ छोड़ूंगा, तुमसे भी बदला लूंगा, तुम भी याद करो, है कि नहीं? ये एक इसका एक दूसरा बात होता है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा मुझे ज्यादा और डेप्थली काम करना पड़ेगा कि रोटेशन का इफेक्ट क्या होता है। अब देखिएगा, इसके ऊपर इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि रोटेशन जब कोई ऑब्जेक्ट करने लगता है, तो आप देखिए सब अर्थ के स्फीयर से, अर्थ के सेंटर से नाप रहे, जब ये रोटेट कर देगा तो अर्थ विल नो मोर एज इनर्शियल फ्रेम। क्योंकि आप देखो एक प्रकार से, इसके मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ, डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ, ये बायो वालों के लिए नहीं बात करें तो सही रहता है। तो इसमें आप समझ लीजिए कि एक इनर्शियल फ्रेम नहीं रहता, इसके ऊपर सूडो फोर्स लगने लगता है, और वो सूडो फोर्स क्या होता है, हमेशा रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन ऑफ द सर्कल। ये जो रोटेशन हो रहा है इस सर्कल पे हो रहा है, कोई भी बंदा इस सर्कल पे रोटेट कर रहा है, अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है इसके ऐसे एक्सिस पे, अपने एक्सिस पे, तो बंदा ऐसे रोटेट कर रहा है इस सर्कल पे, तो इसके सेंटर की तरफ हमेशा जो फोर्स लगता है, जो एसिलेशन होता है, नेट एसिलेशन, उसके रेडियली आउटवर्ड एक क्या होता है, फोर्स लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और इसको फॉर्मूला सब प्रूव करते हुए हम बस लास्ट में याद रखेंगे क्या होगा, इससे आता है अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमेशा सरफेस पे होगा, तो इसके लिए आर हमेशा याद रखिए कैपिटल आर बना रहेगा। ये सरफेस पे फेनोमेनन होते रहेगा कि कोई चीज स्पिन हो रही है किसी पॉइंट पी पे, किसी पॉइंट पी पे, और पी पे पॉइंट पे देखिएगा ये लैटिट्यूडनल एंगल होता है, जो कि जैसे ये पॉइंट पी है, इस पे लैटिट्यूडनल एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, इक्वेटर से पैरेलल एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट से पास करता हुआ एक सर्कल जो कि इक्वेटर से पैरेलल होगा, तो ये ड्रॉ किया। उस पी, इसी पॉइंट अगर मान लेते ये पॉइंट, अगर ये पार्टिकल यहां रखा होता तो इस सर्कल का ये पॉइंट जहां पे इसको, ये एक दूसरा हम सर्कल लेते हैं, ये वाला मेजर सर्कल ये होता है, इस मेजर सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट पे, तो वो एंगल ले लेते हैं थीटा। आप इतना नहीं जानिए, आपको समझ में आएगा कि देखिए थीटा ये वाला एंगल है, किसी पॉइंट पे ऐसा आ जाएगा तो थीटा ऐसा ले लीजिएगा, ड्रॉ ऐसा कीजिएगा, एक सर्कल यहां से आएगा, सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिए जो कि कैसा है, इक्वेटोरियल सर्कल के पैरेलल है, तो इस पैरेलल पे, और ये रहा सर्कल जो मेन सर्कल है ऐसा जाता है, तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये थीटा होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चंस कीजिएगा, थीटा लेना आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके कारण यहाँ पे आप इक्वेटर पे वेटलेसनेस भी फील कर सकते हैं। कैसे? जी तो आपके पास एसिलेशन ड्यू, मतलब जी तो आपके पास है, अगर अर्थ रुकी रहती तो इस पॉइंट पे जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता वो जी आता, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रही है इस कारण पे जी डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू जी, जबकि वो नहीं नाचती, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आ गया? ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
समझ में आ गया सबको? Yes, sir. अब बताइए इस बेसिस पे अगर मैं पोल पे चला जाता हूं तो क्या होगा फॉर्मूला के बेसिस पे? ये जी डैश कितना होगा? तो थीटा कितना है सर? कॉस स्क्वायर थीटा। सर देखो ओमेगा स्पीड से एंगुलर स्पीड से नाच रहा होगा ये। आर इज द रेडियस ऑफ दिस, ये अर्थ है, तो कॉस थीटा निकालना है सर। ठीक है, पहले कॉस थीटा। ये देखिए सर यहाँ पे पोल पे है ना, तो पोल से तो कोई सेंटर में ऐसे ड्रॉ कर नहीं पा रहा हूं कि जो इस इक्वेटर से जो इक्वेटर वाला सर्कल है उसके पैरेलल में कोई एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। ये एक पॉइंट की तरह एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे लूंगा तो एक सर्कल ड्रॉ हो जा रहा है सर। यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पहुंच रहा हूं और यहाँ पे पहुंच गया तो एक सिंपल सा पॉइंट बच जाता है। अब ये पॉइंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है भैया? कितना एंगल बना रहा है ये? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो कॉस थीटा का वैल्यू 90 रख देंगे। तो कॉस 90 कितना होता है भैया? कॉस का ये ग्राफ देख लो, 0। 90 डिग्री पे 0 होता है, तो ये हो जाएगा 0, यानी जी डैश के बराबर होगा। यानी आप अर्थ को कितना भी नचाते रहो, पोल पे जो अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो एक्चुअली रियल होगा, रियल एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसके लिए थीटा ही 0 है। तो आप कितना भी ओमेगा डालते रहो वहां पे उसको उसके वेट में कोई असर नहीं नजर आएगा। लेकिन अब इक्वेटर पे आते हैं, यहां पे आता है, देखिए ये वैल्यू आएगी और ये 0 होगा। ठीक है, दूसरा आता है इक्वेटर। इक्वेटर पे देखिए, इक्वेटर पे यहां पे है तो इसी के पैरेलल एक क्या करेंगे, जो इक्वेटर पे जो सर्कल बना है उसी के पैरेलल उस पॉइंट से पास होते हुए करेंगे तो देखेंगे दोनों कॉन्साइड कर रहा है। दोनों कॉन्साइड कर रहा है, नहीं दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया तो ये आएगा। इसको मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? जी डैश इज इक्वल टू जी ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 1 हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैं बोल रहा हूं कि जी डैश मतलब अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी विच इज जब वो अर्थ स्पिन नहीं करते रहता तब उस पॉइंट पे जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती तो वो क्या होती? जी होती। अब वो नाचने लगा है अपने एक्सिस पे, स्पिन करने लगा है ओमेगा से। तो अब इसके इक्वेटर पे जब ये नाच रहा है तो इसके इक्वेटर पे एक पॉइंट लेते हैं, उसकी होगी अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। अब इसका अर्थ है कि मैं बोलूं कि किस वैल्यू पे ये जी डैश 0 हो जाए, यानी इस बंदे को मालूम ही नहीं चले कि मेरे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा ये जी डैश 0 हो जाए, यानी जी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर हो जाए, यानी ओमेगा कैसा हो जाए? रूट जी आर के बराबर हो जाए। तो ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस अर्थ जो है किस ओमेगा से नाच रहा है, अगर ये वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ पे बंदे को अपने अंदर वेटलेसनेस सा फील होगा। बात समझ में आ गया? अभी तक जितने भी प्लैनेट पे हम काम कर रहे थे सब इनर्शियल फ्रेम के तरह काम करते थे, कोई भी नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं था, तो कोई मुझे सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि यहाँ पे ये अब स्पिन होने लगा है, ये एक सॉलिड स्फीयर जो स्पिन होने लगा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसका ज्यादा केस नहीं बनता है, इसका जो भी होगा सरफेस पे होगा। और यहाँ पे जी डैश यानी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डिफरेंस आएगा। इस पॉइंट पे फील्ड और ग्रेविटी वैल्यू सेम नहीं मैच करेगी, ईजी और ये जी डैश नहीं मैच करेंगे क्योंकि ये स्पिन कर रहा है। जब स्पिन नहीं करता यानी इनर्शियल फ्रेम होता है सोर्स चार्ज या सोर्स मास, तब ये बराबर होता है, सोर्स मास और इसके बराबर होता है। ठीक है, हालांकि इस पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ऐसे समझिएगा कि वो स्पिन कर रहा है तो वहां पे अपेरेंट एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes, sir.
तो ये इक्वेटर sir. और इसके केस में होता है। और इसके ऊपर ये क्वेश्चंस लगा लीजिएगा, आपको फोटो लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो आज मैं करता हूँ रात तक ये सारा आपको भेज देता हूँ, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस आपको नहीं लगाने हैं, जो जो मैंने बता दिया कि नहीं लगाने उसको छोड़ देने हैं। ऐसे आपको देखने के लिए देख लीजिएगा, लेकिन बाकी सब क्वेश्चंस लगाइएगा, ठीक है। Yes, sir. उसके नीचे मैं लिख दूंगा नीट और जेई दोनों के लिए। सेम चीज है यार, देखो ये क्वेश्चंस में जो भी पूछा है ना कि ये देखो कि व्हाट विल द लेंथ ऑफ द डे, जब आपके पास अपेरेंट जी जो हो इक्वेटर पे बिकम्स 0, तो वही अभी हमने निकाला था। ये ओमेगा आया आपके पास, ये आपके पास ओमेगा आया, देखो, अरे यार ये ओमेगा आया। ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन है? जब आपके पास टाइम पीरियड मालूम है तो 2π/t इज इक्वल टू ओमेगा होता है। तो आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड मतलब उसको एक रोटेशन लेने में कंप्लीट टाइम कितना लगा, यानी एक दिन कितने का बन रहा है। टाइम पीरियड मतलब लेंथ ऑफ अ कंप्लीट डे एंड नाइट, मतलब समझ रहे हो ना, पूरा एक दिन 24 घंटे का वो टाइम पीरियड होता है। तो अर्थ का टाइम पीरियड अभी होता है 24 घंटे। तो इसको और तेजी से नचवाता हूं, और तेजी से नाचेगा तो उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे वेटलेसनेस सा फील होने लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइम पीरियड क्या आता है, इसका टाइम पीरियड आता है लगभग लगभग 1 घंटा समथिंग आता है, 1 घंटा 4, 1.4 आवर। तो ये बहुत तेजी से नाचने लगता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, इक्वेटर के लोगों को ऐसे चिल मार के बैठेंगे और कहेंगे कि हमें तो वेट लग नहीं रहा है, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत हो गया Yes, यार। sir. अब केपलर्स लॉ फिर अगले दिन करते यार, केपलर्स लॉ फिर इसके भी टाइम लग जाते, लेकिन जो पेपर आएगा कोई बात नहीं, चिंता करने का कोई, एटीट्यूड क्या रखना है हमें, पेपर सॉल्विंग एटीट्यूड, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो चलते रहेगा, पीछे बनते रहेंगे सारे कुछ। क्वेश्चन पेपर को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करना है। मालूम है आपको नीट वाले पेपर में कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं देता है, वो आपको जानबूझ के कैलकुलेशन फंसाने के लिए ऐसा करता है, लेकिन उसका एक छोटा सा पोर्शन ऐसा होता है जिसको कहते हैं नस होती है, जिसको आप जान समझ लो, ठीक है। तो इन चीजों को लिए नीट में छोटे क्वेश्चन आएंगे बहुत, मतलब क्योंकि टाइम आपके पास नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करने रहते हैं उस टाइम ड्यूरेशन में। तो फिजिक्स में कम आते हैं, ज्यादा मत सोचना ऐसा क्यों होता है वैसा क्यों होता है, अगर आपको डाउट होगा पूछ लेना, और जो पढ़ा रहा हूँ उसी पे प्रैक्टिस करना। इसके आज मैंने जो पढ़ाया ना, उठाना और कोई क्वेश्चन इससे अगर बाहर आ जाए तो बोल देना मुझे, ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए पूरे नीट में तो बोल देना मुझे, ठीक है। थ्योरेटिकल में आ सकते हैं 1-2 क्वेश्चन, थ्योरेटिकल पोर्शंस में आ सकते हैं, थोड़ा वो डीप मैं नॉलेज नहीं दे सकता अभी, क्लासेस बहुत फास्टली चला रहे हैं। लेकिन न्यूमेरिकल वाले सब वही आएंगे, वही एच वाले फॉर्मूले, डी वाले फॉर्मूले, वही वाले आपको ई वाले फॉर्मूले, वही आपको फोर्स आएगा। कभी फोर्स पूछ देगा, ई पूछने की जगह मैं कभी आपको पूछ दूंगा कि व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एम नॉट इंटू ई करना है वहां पे, तो आप ई नॉट निकाल लीजिए वहां, सॉरी ई निकाल लीजिए वहां, एम नॉट से मल्टीप्लाई करके लास्ट में आंसर दे दीजिएगा। तो तरीका क्या करना चाह रहा है वो सब चीज समझिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हैप्पी वीकेंड्स। आराम से एग्जामिनेशन देना, चिल मारना, कोई फर्क नहीं, कोई दर्द वर्द नहीं, ठीक है। Yes, sir. चलो बेटा, और कोई डाउट कुछ भी? No, sir. ठीक है, चलो बाय बेटा, Bye, sir. Good night, sir. गुड नाइट बेटा, Bye, sir. बाय बेटा।